रुकिए, अगर आपको लगता है कि नीट फिजिक्स मुश्किल है तो असली समस्या फिजिक्स नहीं है, बेसिक मैथ है। अगर आपको आज अपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो फिजिक्स के आधे से ज़्यादा सवाल पहले से आसान लगने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, नीट एक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ कंप्लीट वन शॉट। इस एक वीडियो में हम जीरो से शुरुआत करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन सभी बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो नीट जिस में बार बार काम आते हैं। और चाहे आपको मैथ से डर लगता हो या आपने पहले कभी अच्छे से नहीं पढ़ा हो, इसलिए कॉपी और पेन तैयार रखिए। बीच में वीडियो मत छोड़िए क्योंकि हर कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट का न्यू बनेगा। नोट डिस्क्रिप्शन में बाय कर सकते हैं और कमेंट से लिंक से बाय कर सकते हैं। कैसे आप बाय करेंगे? ये ईमेल के थ्रू आपको PDF मिल जाएगा ओनली 13 रुपीज़ का। तो चलिए बिना एक भी मिनट बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना बेसिक मैथ चैप्टर। तो चलिए पहले हम बेसिक मैथ पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम इसे जिसका सवाल लगाने में आसानी हो इसलिए हम बेसिक मैथ को पढ़ते हैं। जैसे कभी यूज होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे हर बेसिक मैथ मतलब नीट में सवाल तो नहीं आता है लेकिन ये हर जगह यूज होता है। जैसे मैकेनिक्स में हर जगह यूज होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। हमारा 9 टॉपिक है, देख सकते हैं 9 टॉपिक है। पहला कॉमन फार्मूला, सेकंड लॉगरिथम, थर्ड बाइनोमियल ऑपरेशन, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, और सेकंड इंटीग्रेशन, ये भी अच्छा है। और 6 स्लोप पढ़ते हैं। स्लोप हमारे काइनेमेटिक में यूज होता है इसलिए स्लोप पढ़ते हैं। 7 ग्राफ भी यूज होता है काइनेमेटिक्स और एसएचएम में यूज होता है। एवरेज वैल्यू उसमें यूज होता है एसईओ सेंटर ऑफ मास में। और एपी जीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज में इनफाइनाइट आता है तो उसमें जीपी का कॉन्सेप्ट लग जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉमन फार्मूला जैसे हम a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है a प्लस बी का ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होगा। यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है और b ऊपर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b होगा। दोनों में देख सकते हैं यहाँ पर माइनस सिर्फ अलग है इसीलिए यहाँ पर माइनस अलग हो रहा है। थर्ड हम पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें देखते हैं यहाँ a पे भी स्क्वायर है और माइनस b पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर एक पे स्क्वायर था, यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है इसलिए हम a प्लस बी और a माइनस बी इसका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक। एंड फोर्थ a 4 माइनस बी 4 है, यहाँ डाइपोल में ये यूज होता है इसलिए यहाँ पर एक लिख दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर सेम ऊपर की तरह चल रहा है, फिर a स्क्वायर माइनस का मतलब ऊपर की तरह सेम है, सिर्फ यहाँ पर 4 आ गया तो यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये पावर का कॉन्सेप्ट कुछ है am, जैसे ये यहाँ पर इंटू नहीं होगा, हम इसको दोनों को इंटू कर सकते हैं, इंटू नहीं करेंगे इसको प्लस करेंगे। जैसे ये देखिए a और 2 और 5, यहाँ पर हमारा 7 हो गया ऊपर, मतलब पावर प्लस में हो गया। बहुत लोग इंटू कर देते हैं, यही कॉमन मिस्टेक होता है। यहाँ पर देखिए पावर m है और n है, तो यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई को हम ऐड कर दिए हैं और डिवाइड को हम यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, पावर को माइनस कर। जैसे कभी कभी मिल जाता है यहाँ पर ज़्यादा पावर के सवाल में तो हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर कभी देखिए a0 e0 π0 और यहाँ इनफाइनाइट 0 और 18 भी 0 होगा तो यहाँ हम 1 मानेंगे। कभी कभी जैसे e0 a0 होता है तो हम इसको 1 मानेंगे। 1 बाई ax देखिए ax नीचे है, ax हमें a को ऊपर लाना है तो a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक। और ax ऊपर है तो हमें नीचे लाना है तो यहाँ पर माइनस एक्स लगा देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे an है तो a कामा n टाइम्स है तो यहाँ पर n है, और पाई का वैल्यू सबको पता होना चाहिए 3.14 होता है, और फ्रैक्शन में 22.7 होता है। और पाई स्क्वायर ये बहुत बार पूछा जाता है, पाई स्क्वायर वैल्यू पुट करना होता है पाई स्क्वायर, तो वहाँ पर हम 10 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक। ये नेपियर कॉन्स्टेंट है, ई का वैल्यू 2.71 यूज होता है, कम यूज होता है, मेन तो यही है, यूज होता है ज़्यादा। फिर अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक है लॉगरिथम हर जगह आता है, लॉग का वैल्यू से हर जगह केमिस्ट्री में मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा लॉग। तो हम यहाँ पर लॉग पढ़ लेंगे बेसिक मैथ में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज करना और आसान हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं लॉगरिथम्स। इफ b = 10, मतलब जैसे कॉमन लॉग होता है, जैसे लॉग नीचे वहाँ बेस की जगह 10 लिखते हैं, जैसे यहाँ हम देखिए लॉग नीचे 10 लिख दीजिए, हमारा बेस है, 10 से कोई मतलब नहीं होगा, ये हमारा बेस है ऊपर x है। ठीक। इसको नेचुरल लॉग मतलब ln x, नेचुरल लॉग
कॉमन लॉग हमारा ऐसे होता है, log 10 हो गया नीचे, और नेचुरल लॉग ln x। अब प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं लॉगरिथम्स का, ठीक। प्रॉपर्टीज जैसे देखिए log 10, ये तो सब बेस ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं है, ये बेस है, ये हमारा कॉमन लॉग है, MWN पावर में है, तो हम मल्टीप्लाई हम इसको ऐड करेंगे, आपको पता ही होगा मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, तो log 10 प्लस log 10 m प्लस n, ये देखिए log 10 हम m लिख दिए और log 10 n लिख दिए, ठीक। अब log ये डिवाइड है, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, इसे log वैल्यू चलेगा साथ में, क्योंकि माइनस कर दिए। फिर यहाँ log x पावर n है, ये n पावर ऊपर है तो n आगे आ जाएगा ये, और सीधे सेम रहेगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जगह कुछ। और log x मतलब दोनों ऊपर जब सेम हो जाए तो यहाँ 1 हो जाएगा। अगर log 10 और ऊपर 1 हो गया, जैसे log 1 का वैल्यू कोई पूछता है तो 0 सब लोग कहते हैं, ऐसे ही यही है, log 1 ऊपर हो गया, log 10 तो 0 हो गया। यहाँ पर x दोनों सेम था तो 1 हो गया और यहाँ 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 6 में पढ़ते हैं log nbx, यहाँ पर सेम था, हम अब इसको बेस को हम x को इंटरचेंज करेंगे, n आगे आ जाएगा और बेस इस तरफ चला जाएगा। कभी कभी हम बेस को सेम करके 1 बना देते हैं, ठीक। 7 log a और log b और log c और log b, देखिए बेस सेम है log a c, इसलिए हम log इक्वल टू ac बराबर कर देंगे, कभी ऐसा मिलेगा तो log a इक्वल टू c बराबर है, तो log a और log c। यहाँ पर हम बेस देख रहे हैं अलग अलग है, तो हम बेस को अलग अलग लिख के log a और log c अपान लगाकर इसको लिख देंगे। इसे लिखिए log e ln x, ये इसको ln x मान लीजिए, ये है नेचुरल लॉग। अगर नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग बनाओगे तो यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमें जैसे थर्मल फिजिक्स में यूज होता है, आगे 2.3 और केमिस्ट्री में भी यूज होता है, हर समय काइनेमेटिक में यूज होता है केमिस्ट्री का, ठीक। तो यूज करेंगे। अब आते हैं, ये देखो नीचे यही कह रहा है, एनएल मतलब नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग बनाओगे तो 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नोट पढ़ लेते हैं, तो log 10 का वैल्यू 0 हो गया, log 2 का वैल्यू 0.3, ये हमें याद होना चाहिए, और log 10 का वैल्यू 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू 0 था, 1 का वैल्यू था, ठीक। और log 3 का वैल्यू 0.48, ये याद होना चाहिए, 10 तक तो याद होना चाहिए, तो काम आसानी से हो जाता है। और log यहाँ पर log 4 का वैल्यू 0.6 हो गया, और log 5 का वैल्यू 0.7 हो गया, 6 का वैल्यू 0.78 हो गया, log 7 का वैल्यू 0.8 हो गया, log 8 का वैल्यू 0.9 हो गया, log 9 का वैल्यू 0.96 हो गया, log 10 का वैल्यू 1 हो गया, log 11 का वैल्यू 1.04 हो गया। ये याद रहेगा तो हम आगे चल के और भी log बना सकते हैं, ठीक। जैसे ये सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, तो log 10 है, ये तो बेस हो गया 200 और इंटू 30, log 200 इंटू 30, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे log 2 इक्वल टू इंटू 200 कर देंगे, और log 3 इंटू 100 कर देंगे। तो हम log 2 को log, जैसे इंटू है, जैसे पहले हम देखे थे इंटू है, मल्टीप्लाई है, तो हम प्लस कर देंगे। ये देखिए log 2 लिखकर प्लस कर दिए, फिर log 10 के पावर 2 इसको भी प्लस कर दिए, log 3 वैल्यू फिर प्लस log 10 के पावर 2 करके प्लस कर दिए। यहाँ पर log 2 का वैल्यू 0.3 आ गया, और log 2 यहाँ पावर में है तो आगे आ जाएगा, और log 10 1 हो जाएगा, और 0.48 यहाँ पर 3 का वैल्यू log 0.48 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2.3 और ये 2 है, यहाँ 2 है, 2.3 और 3.48 5.78 आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पावर था तो 2 आगे आ गया, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे log 10 है, यहाँ पर देखिए डिवाइड है तो हम 0 काट दिए हैं, 3/2 बचा, तो log 10 हमको 3/2 लिखेंगे, log 3 माइनस log 2 डिवाइड था, पीछे आपने देखा था फार्मूला, तो डिवाइड को माइनस कर दिए गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस हो गया, log 10 3/log 3 0.48 0.3 इक्वल टू 0.8 ऐसा, ठीक। और थर्ड सॉल्व करते हैं, log 5 25। अब यहाँ बेस हम देख रहे हैं 5 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, 5 को स्क्वायर कर देंगे, 2 अगर देख रहे हो बेस दोनों सेम हो गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो बेस 1 हो गया और 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे ये भी 10 के पावर 3 बेस सेम हो गया, 1 हो गया, 3 आगे आ जाएगा, 3 आंसर। ऐसे इसका भी बेस सेम हो गया और 3 आगे आ गया, यहाँ पर बेस 1 हो जाएगा और 3 है, 3 आंसर। यहाँ पर भी बेस सेम हो गया, 2 आगे आ जाएगा पावर, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये सब बहुत ईजी है। फिर log 12 और 140 इसका भी देखिए बेस सेम हो गया और 2 आगे आ गया, और 1 2 गुड़े 1 2 आ जाएगा, आंसर यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ सॉल्व 8 वाला सॉल्व करते हैं, log 11 21, यहाँ पर देखिए 3 आगे आ जाएगा, log 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ ये 1 हो जाएगा, ठीक। गुड़े 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन में पढ़ते हैं सॉल्व। ये भी देखिए log 10, आप देखे थे जब log बेस यहाँ पर है, ऊपर बेस ऊपर नीचे 1 हो गया था, 0 आया था, यहाँ पर देखिए 0 आ गया, क्योंकि बेस मैच ही नहीं किया, ऊपर 1 आ गया तो 0 हो गया। और यहाँ पर log x 0, अब यहाँ पर भी 0 आएगा, क्योंकि ये देखिए
एक्स को हम आगे 0 को हम आगे ले आए और लॉग एक्स का वैल्यू एक्स 1 हो गया और 0 इंटू 1 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस बी। अब हम बेस निकालना सीखेंगे जैसे लॉग के साथ। जैसे लॉग, ये देखिए बेस नहीं दिया है, इसमें सब चीज़ दिया है, बल्कि बेस नहीं दिया है, लॉग भी दिया है, ये सब दिया है। तो हम यहाँ पर ऐसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वाई लॉग बी एक्स बी वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ पर अब देखिए जैसे यहाँ 2 दिया है, लॉग इतना ये दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन है तो बेस का हमारा ये 2 यहाँ बेस इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। और 100 का 100 नहीं तो 100 को 10 को स्क्वायर करके यहाँ पर अंडर रूट कर देंगे, इसको स्क्वायर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो बेस 10 आ जाएगा। ऐसे ये भी सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे ये भी सवाल है। देखिए बेस को 2 इधर आ गया, 5 को 5 ऊपर 2 बेस 2, यहाँ से 2 2 कट गया तो बेस 5 आ गया। इसको भी ऐसे सेम सवाल है, देखिए लॉग 3 यहाँ पर 7 3 बेस से बेस यहाँ 7 आ गया। ठीक, पुटिंग देखते हैं, सॉल्व एक्स लॉग एक्स को 7, यहाँ पर 7 लॉग एक्स। देखिए ये ध्यान से देखते हैं, एक्स इधर है और 7 इधर है, 7 हम इस तरफ ले आएंगे, आगे ले आएंगे और एक्स, ये देखिए दोनों हम सेम कर दिए। जब इसको हम सेम कर दिए 1 आ जाएगा, 7 गुणे 1 इक्वल टू 7। यहाँ पर हम बेस को दोनों सेम कर दिए, ये और ये, यहाँ एक्स आ गया 7 आ गया, ये देख रहे हो नीचे, ये 1 हो गया इतने और ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आंसर। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर ये बहुत आसान है। जैसे केस 1 हम देखते हैं, जैसे केस 1 और केस 2, इसमें जैसे अंडर रूट का वैल्यू निकालने के लिए ये हम जैसे आता रहेगा तो अंडर रूट का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस एक्स पावर एन, अगर ऐसे गिवन होगा कोई डिजिट तो एक्स, ये देख रहे हो एक्स, ये एक्स 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, 0.0.9 0.0.1 ऐसे से छोटा छोटा होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम एन को हम आगे ले आएंगे और एक्स सेम रहेगा। ठीक, इसको हम इसको यहाँ से कर देंगे 1 प्लस एन को आगे ले एक्स। अब केस 2 भी देख लेते, सेम है, यहाँ पर माइनस की वजह से एक्स 1 से ही छोटा रहेगा, ये माइनस है तो माइनस यहाँ माइनस रहेगा और एन आगे आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है इसका। जैसे क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.99। अब हम इसको देख कर डर जाते हैं कि भाई ऐसे निकालेंगे कैसे, देख के तो इसे अंडर रूट फट रही है। तो हम यहाँ से 1 माइनस, ये देखते हैं 1 माइनस 0.01, हम इसको घटाएंगे तो 1/2। हम ध्यान से देखेंगे ये ऐसे हम इसको बनाए इक्वेशन, तो ये देख रहे हैं इक्वेशन ऊपर सेम मैच कर रहा है। ये देखिए केस 2 हमारा मैच कर रहा है और एक्स भी 1 से बहुत छोटा है, ये एक्स है 1 से बहुत छोटा है तो हमारा 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा और 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से 1 माइनस 1/200 इक्वल टू 199 इक्वल टू 200 हो जाएगा, 0.995 आंसर आ जाएगा। ये आसान हो जाएगा, जब हमें ये फार्मूला केस पता होगा तो आसानी से लग जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं अगला। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0. ये देखो अंडर रूट 1.01, हम देखिए 1 आगे लिख दिया प्लस 0.01 लिख के 1/2, ये अंडर रूट है इसको 1/2 बना देंगे। ठीक, रूट को 1/2 बनाएंगे, देखिए फर्स्ट केस मैच कर रहा है तो 1/2 इसको हम आगे लाएंगे, ये n हो जाएगा, ये x है तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर 201 इक्वल टू 1.05 आंसर आएगा। अब भैया अंडर रूट निकालना पड़ता, हम लोग नहीं निकाल पाते, जब हमें केस पता होगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 25 है, तो यहाँ पर हम 25 प्लस 1 प्लस 001 1/2 करेंगे, लेकिन हमें तो केस में तो ये पता है 1 प्लस एक्स के पावर n पता है, यहाँ पर 25 है और यहाँ हमें 1 चाहिए, तो हम 25 को अंडर रूट है ही है तो इसको 1/2 अंडर रूट कर देंगे और फिर इसको जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 25 था नहीं और आगे 25 तो कॉमन लिया तो 25 को 1 बना दिया और यहाँ 25 था नहीं तो 25 नीचे आ जाएगा, जब कॉमन लेंगे 25 उसके पास था नहीं तो 25 वाला कॉमन नीचे आ जाएगा। ये हमें से याद रखना, बहुत जगह पूछते हैं सर ये कॉमन कैसे आया, तो कॉमन यहाँ पे नीचे की ओर से आ गया। ठीक, हम जब कॉमन जहाँ पर नहीं रहता वहाँ कॉमन इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 25 कॉमन नीचे आ गया तो यहाँ पर अंडर रूट का 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2, फिर इसको ऐसे 5 प्लस 1/2 इंटू 1/2 2500 5 प्लस 500 इक्वल टू इतना आंसर आ गया। और थर्ड देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर 3 है क्यूब रूट है, ना कि स्क्वायर रूट। ठीक, 125 को क्यूब रूट करेंगे, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट है। 125 का 3 करोगे 5 आ जाएगा, यहाँ 2 वहाँ 1, यहाँ पर 0.2 था, इसको हम x जानते हैं 1.3 n आगे आ गया 1/3 इंटू 2 5 इंटू 2 इंटू 3 से इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे सवाल आएगा, ऐसे यूज होता है, मतलब सवाल तो नीट में तो ऐसे नहीं आते, यूज होता है, इससे हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स आसान लगने लगी, इससे सॉल्व भी नहीं होता। स्टार्ट करते हैं, देखिए 55 हमने यहाँ पर 16 ले लिए, इसका रूट सेम है, यहाँ माइनस आ गया, n को हम आगे ले आएंगे 1.2, ये देखो 1/2 यहाँ पर अंडर रूट कर देंगे 4 आ जाएगा 1/2, ये देखो n आगे आ गया, फिर माइनस कर दिए इतना आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू ऑफ 1.003 पूछा है, तो 0.03 को हम क्या करेंगे, ये हमारा n हो गया, यहाँ पर इसको पहले हम 0.01 प्लस, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन 1 प्लस 0.2 इसको 3 1 और 3 आगे आ गया, ये हमारा n है
केस नंबर 1 लगा है 0.02, 1 प्लस 0.06, 1 इक्वल टू 0.06, आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये ऐसे सवाल ऐसे नहीं आता नीट में, इसे ग्रेविटेशनल, देखो ये सवाल ग्रेविटेशनल चैप्टर का है, ऐसे पूछता है। वहाँ पर देखो बाइनोमियल इक्वेशन लगाए, देखो यहाँ पर h इक्वल टू कह रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन ए जी आर स्क्वायर जी और एच स्क्वायर और इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज जी। देखो h बहुत छोटा है, बहुत छोटा है r से, तो ये h वाला केस x को मान लेते हैं, r 1 मान लेते हैं। ठीक, तो ऐसे देख रहे हैं, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, देखिए नीचे गिवन है, यहाँ हम आर स्क्वायर कॉमन लिए हैं, सेम गिवन है, तो आर स्क्वायर जब कॉमन लिए तो यहाँ पर आर स्क्वायर पहले से ही था तो 1 हो गया, और आर स्क्वायर नीचे चला गया, आर स्क्वायर देखो ये आर स्क्वायर नीचे चला गया, और जी आर से आर स्क्वायर कॉमन दोनों कट गया, जब कट गया तो ये ऐसे बचा, देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर, तो हम इसको हम ऊपर लेंगे क्योंकि हमको इक्वेशन ऑप्शन में मैच करना, तो इसको हम ऊपर लेने के लिए -2 लगा देंगे, माइनस जब लगाएंगे तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक, जब ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ पर वही सेम n को आगे उतारेंगे, देखो n ये हमारा n है, n आगे उतर गया, ये कॉमन 1 माइनस n मान लें, और ये हमारा x हो गया। ठीक, अभी देखिए ये मैच कर गया ऑप्शन, ऐसा ही लगता है। अब स्टार्ट करते हैं, चलो टॉपिक 4। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बहुत ईजी है, सब लोग ये सब वैल्यू आता है। सबसे पहले हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, लेकिन नीट में ज़्यादातर हमें देखा गया है तो 3 ही ज़्यादा पूछा जाता है, साइन, कॉस, टेन, ज़्यादातर ये सब कम ही पूछा जाता है ज़्यादा, क्योंकि देखा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ज़्यादा पूछा गया। तो हम आइए पहले एंगल, डिग्री और रेडियन की बात कर लेते हैं। जब 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, तो 1 रेडियन इक्वल टू हमारा 180 इक्वल टू पाई हो जाएगा, 2 से ये देखो 2 से 3 से 180 हो गया, तो हमारा ये आ गया, इसको पाई रेडियन 180 से 80 पाई होगा। अगर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोटेशन में यूज होता है यूनिट चेंज करने का, जैसे डिग्री से रेडियन जाने में पाई हमेशा ऊपर रहेगा, पाई अपन 180 से गुणा कर दीजिए डिग्री को रेडियन से, तो रेडियन बन जाएगा। अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 ऊपर रहना चाहिए और पाई अपन पाई होना चाहिए, तब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपन पाई लगेगा। ये हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, R.D. शर्मा, R से रेडियन, D से डिग्री, R.D. शर्मा 180 रुपये का, मतलब 180 ऊपर रहेगा, पाई नीचे रहेगा। हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि R.D. से ऐसे डिग्री पे जाता है कि ऊपर पाई आएगा कि 180 आएगा, तो यहाँ पता चल जाएगा 180 ऊपर आएगा। R.D. मतलब 180 रुपये का बुक था। ठीक से आगे तो यहाँ पर देख लेते हैं आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस होता है। आर्क लेंथ कोई पूछेगा आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस, थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा, ध्यान देना। आर्क लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगा या आर्क लेंथ निकालने को बोलेगा, थीटा इक्वल टू रेडियस होता है। चलिए हम कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर्म करते हैं, वही देखिए डिग्री टू रेडियन, ये देखो DR, रेडियन को जब करना है तो पाई हमेशा ऊपर रहेगा, देखो पाई 180 क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करता है। और ये देखो R.D. रेडियस से डिग्री में करता है, R.D. हमें ऐसा 180 ऊपर रहता है, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई। ठीक, कन्वर्ट कर लेंगे तो कन्वर्ट ऐसे ये भी होगा सब वही, देखो ये रेडियन में पाई बटा 180, पाई ऊपर रहेगा अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हो। अगर रेडियन R.D. वही टिक लगाएंगे, R.D. मतलब 180 ऊपर जाएगा, 180 हमेशा ऊपर रहेगा। कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है हमेशा, कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि नीट में साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा तक ज़्यादा पूछते हैं, वो बाकी तो आ जाता है क्योंकि ज़्यादातर साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, वैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर इसको ऐसा सेम आइडेंटिटी मिल गया और डिफरेंशिएशन कहने को बोल दिया डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पर 0 होगा। ये आइडेंटिटीज है, यहाँ पर 1 कह रहा है, डिफरेंशिएशन सेम क्वेश्चन मिल गया, वहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखा तो वो 0 होगा। ठीक, ये देखो कॉस थीटा सेक थीटा 1 हो गया, टेन थीटा कॉट थीटा 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया। जो रेड कलर का है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम से जैसे साइन 37 और साइन 53 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, और ज़्यादातर एनएलएम में बहुत है, हर ब्लॉक में कोई भी सवाल है वहाँ पर 30 का वैल्यू ज़्यादा देते ही नहीं, साइन 37 और 53 का वैल्यू ही देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसे ये हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। देखो h मतलब हाइपोटेन्यूज एंड p परपेंडिकुलर, b मतलब बेस होता है, h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। हम लोग इसको 9th से पढ़ते थे। ठीक, h इक्वल टू अंडर रूट
पर्टिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। ठीक, अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा हम ये ट्रिक याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। साइन ऊपर देखो साइन थीटा पाकिस्तान कॉस थीटा टेन, ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये देखो यहाँ पर भी वही ट्रिक है, हम साइन थीटा हमेशा पाकिस्तान वही टिक लगा लेंगे तो आ जाएगा। ठीक, और टेबल हम याद कर लेते हैं। टेबल याद करते हैं, ये वैल्यू हर जगह पूछता है, मतलब पहला तो याद ही होना चाहिए, जितना हम लिखे हैं यहाँ से 90 तक ये याद होना चाहिए। ये तो कभी कभी यूज हो जाता है, टेबल हमेशा याद होना चाहिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, साइन थीटा पहले है, साइन थीटा हमें ये पहले तो याद ही करना पड़ेगा। साइन थीटा 0 होगा, 30 का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, साइन 90 वैल्यू 1 होगा, और कॉस थीटा 0 का वैल्यू 1 होगा, साइन 30 कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा, और टेन थीटा का वैल्यू देख लेते हैं फर्स्ट से। टेन थीटा 0, थीटा इक्वल टू 0 होगा, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, यहाँ 1/√3 लिखा है, और टेन 45 का वैल्यू 1 होगा, टेन 60 का वैल्यू √3 होगा, टेन 90 का वैल्यू √इनफाइनाइट होगा, टेन 90 का वैल्यू नहीं इनफाइनाइट होगा। टेन थीटा हमेशा स्लोप में यूज होता है, स्लोप में ज़्यादातर ये वैल्यू पुट होता है। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है साइन 37 का वैल्यू, इसको हम याद रखेंगे। साइन 37 साइन 53, यहाँ से देखना 37 मतलब छोटा है, 53 बड़ा है, चलिए 3/5 होगा। चलिए पहले आएगा क्योंकि छोटा है, और साइन 53 4/5 होगा। कॉस 37 यहाँ पर उल्टा होता है, कॉस 37 छोटा है लेकिन यहाँ पर 4 बड़ा है, आगे आएगा। कॉस 53 3 आगे आएगा, और टेन 37 3/4 यहाँ पर सेम चलेगा। ये देखो 3 छोटा है, आगे आ गया 3/4, 353 का 4/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करने के लिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना ही चाहिए। एक स्पेशल पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, जैसे ये हमेशा एसएचएम में यूज होता है, जब वेव का मोशन एसएचएम वेव में यूज होता है, जब वेव में आता है। जैसे साइन एन, ये एन मतलब इंटीजर है, जैसे 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो जाएगा, और पाई आगे लगा है साइन एन तो यहाँ 0 हो जाएगा साइन। ठीक, तो साइन के आगे ऑड लिखा है और पाई/2 है तो +1 -1 कोई भी हो सकता है। अगर कॉस इवन है, इवन आगे आ गया पाई के 1 हो जाएगा, अगर ऑड आ गया तो पाई -1 हो जाएगा। ठीक, और कॉस एन आ गया, यहाँ देखो ध्यान से देखो, कॉस एन आगे एन का पाई होगा, यहाँ +-1 होगा, उसके उल्टा था, ध्यान से देखना। कॉस ऑड आ गया पाई/2 यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, आगे हम ग्राफ में देखते हैं, ये आगे कॉन्सेप्ट स्लोप में यूज होगा, बताते हैं। तो इसमें देखो ये कॉसेंट हमें याद है, टेन थीटा सबको पता है, साइन बटा कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, वही कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा। ठीक, टेन थीटा हमेशा कॉट थीटा हमेशा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री ASTC रूल पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री AST। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री ASTC रूल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले ये देखिए ग्राफ, देखिए सबसे पहले ग्राफ देखिए, फर्स्ट मतलब आल पॉजिटिव होगा, सेकंड इसमें साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। देखिए साइन माइनस थीटा, यहाँ देखिए 90 डिग्री था, 180 डिग्री था, 270 डिग्री था, 360 डिग्री था। यहाँ देखिए 52 डिग्री, 60 डिग्री, 720 ऐसे था। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर 180 प्लस थीटा अगर ज़्यादा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर ASTC रूल में कुछ चेंजेस होता है जो पीछे देखो, साइन थीटा वहाँ कुछ और रहते हैं, यहाँ पर 1/cos थीटा होता है, हमेशा साइन थीटा मिले तो 1/cos थीटा कर देना, और cos थीटा 1/sec थीटा होगा, यहाँ पर sec थीटा हो गया, और टेन थीटा 1/cot थीटा होगा, टेन थीटा से cot का रिश्ता होगा। ठीक, और यहाँ पर हम देखते हैं ASTC रूल लगता कैसे है। यहाँ देखिए जैसे ये साइन थीटा वो ऐसा ही पूछा जाएगा, साइन थीटा 180 माइनस थीटा, ये देखो मेन फंक्शन है 180, ये हमारा बेस है और थीटा हमारा कोऑर्डिनेट है। इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर इफ एंगल, ये देखो एंगल है, इफ एंगल हॉरिजेंटल एक्सिस है, अगर ये 180 पे है, ये देखो 180 360 ये हॉरिजेंटल है, ये दोनों मिल गया तो हॉरिजेंटल मिल गया तो वहाँ पर अनचेंज होगा, मतलब कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। और दिस एंगल इज वर्टिकल, अगर वर्टिकल मिल गया तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा, जैसे साइन था तो उसके बदले साइन के बदले कॉस हो जाएगा, अगर टेन था तो कॉट हो जाएगा, ऐसे से चेंज हो जाएगा। ठीक, तो कॉस था तो साइन हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पर देखिए अप्लाई साइन, और साइन कैसे करते हैं, साइन को अप्लाई कैसे करते हैं ASTC रूल से। ये देखो साइन हमारा साइन थीटा है, और ये AST रूल 180 माइनस थीटा है। 180 माइनस थीटा कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, इसीलिए साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 180 चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा साइन पॉजिटिव, क्योंकि ये चेंज होगा ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ थीटा हो गया, यहाँ साइन थीटा, ये आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होता है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन कम्प्लीमेंट्री। ठीक, यहाँ साइन 90 प्लस थीटा है, यहाँ पर हम कुछ नोटिस कर रहे हैं 90 डिग्री देखो वर्टिकल है, तो वर्टिकल है तो चेंज होगा, ये चेंज हो गया, यहाँ पर कॉस हो गया, तो कॉस हो गया प्लस, और यहाँ पर कॉस हो गया, हम वो देखेंगे साइन देखेंगे, तो साइन 90 प्लस थीटा है, ये हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव लगा दी। ठीक, यहाँ पर 90 वर्टिकल है, यहाँ पर चेंज हो गया साइन थीटा का, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस थीटा यहाँ पर निगेटिव होगा क्योंकि साइन थीटा है ही नहीं। ठीक, थर्ड में आएंगे, ये देखिए जैसे ये टेन थीटा 90 प्लस थीटा, मतलब टेन थीटा 90 प्लस थीटा, ये वर्टिकल है तो चेंज होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन है ही नहीं तो टेन थीटा हमेशा निगेटिव हो जाएगा साइन। ऐसे ये भी है साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो निगेटिव हो गया, 180 है चेंज होगा नहीं तो साइन हो गया। ऐसे ऐसे सब यहाँ से सेम ऐसे कॉन्सेप्ट लग रहा है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी देख रही है सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है पूरा, A to Z सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलो एक और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखो साइन 360 माइनस थीटा, ये देखो 360 में ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, कि 360 से ज़्यादा नहीं, अगर प्लस होता 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट 360 हॉरिजॉन्टल चेंज होगा नहीं, साइन आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है और यहाँ साइन है, तो साइन हम सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और 360 हॉरिजॉन्टल है जानते ही हो, चेंज होगा नहीं, साइन को साइन कर दिया। यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये टेन 360 माइनस थीटा, ये देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ टेन थीटा हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, चेंज तो होगा नहीं, टेन थीटा ले लिया नेगेटिव आ गया। अब ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, साइन माइनस थीटा से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखने वाला बात है। कॉस माइनस थीटा से यहाँ पर माइनस हट जाएगा, ये ध्यान रखने वाला, अगर कॉस और माइनस थीटा लगा हो तो माइनस हट जाएगा, और टेन माइनस थीटा लिखा है तो साइन की तरह ही काम करेगा। देखो यहाँ माइनस लग गया, अब ये देखो अब ऐसे वैल्यू आता है, ये तो हमारा सब सीखे हैं, जैसे अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस एक्स, ये देखो माइनस है यहाँ माइनस आ जाएगा, और कॉस 60 का वैल्यू सबको पता है 1/2 होता है, सेकंड 10 240 आ जाएगा, जैसे अब देखो ASTC यही लगता है 10 240 का वैल्यू, अब किसी को 10 240 का वैल्यू याद ही नहीं होगा, अब यहाँ पर हम AST से रूल लगाते हैं, अब इसको ऐसे बनाएंगे 10 270 माइनस 30 डिग्री, ऐसे बना लिया जाए, ऐसे बना सकते हैं 180 प्लस भी करके बना सकते हैं, ऐसे तो हम लगा सकते हैं। 270 है वर्टिकल है तो चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और 270 माइनस 30 है तो हम इसको देख रहे हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पर टेन थीटा जानते हुए थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो गया, यहाँ कॉट 30 का वैल्यू आ गया, हम जानते ही हो कॉट 30 का वैल्यू, कॉट हमेशा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, ये देखो 1/10 30 का √3/3 आंसर आ गया। ऐसे ये भी 30 का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस 135 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, और साइन 270 प्लस 60 का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो एक बार और यहाँ पर 10 270 का वैल्यू निकाल लेंगे, 70 का वैल्यू सेम है, देखो 10 270 180 प्लस 90, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 चेंज तो होगा नहीं, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया 10 90 ये 90 हमेशा थीटा इसको कहते हैं, यहाँ पर पुट हो जाएगा 90, और 10 90 हमेशा इनफाइनाइट हो जाता है, ऐसे भी एक मशवरा कर सकते हैं 270 माइनस थीटा या कॉट थीटा 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सब इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला कभी कभी यूज होता है, देखो एडिशन, अगर तुम्हें साइन A प्लस B मिल गया, जैसे साइन कोई थीटा बीच में रहा तो थीटा ऐसे मिलता है, तो साइन A इक्वल टू कॉस A प्लस साइन B लगेगा। ठीक, इससे बाद ध्यान देंगे साइन A प्लस B, अगर आइडेंटिटी मिल गया तो साइन A कॉस B प्लस A साइन B मिलेगा, और साइन A माइनस B हो गया तो यहाँ पर माइनस सेम ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर कॉस A प्लस B मिला, कॉस A प्लस A B मिला, यहाँ पर कॉस A और कॉस B, लेकिन यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस हो रहा है, और साइन A साइन B होगा, और कॉस A माइनस B है तो कॉस A कॉस B, ऊपर वाला देखो चेंज था, ऊपर वाला साइन था, नीचे वाला कॉस में डिस्ट्रैक्ट चल रहा है, तो कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ठीक, ऐसे ही यूज करेंगे, देख लो ये यहाँ पर देखो ये वाला
कॉस ए प्लस बी, ये देखो कॉस आ गया, कॉस ए के भी साथ ले लिया, कॉस बी के साथ ले लिया, फिर प्लस साइन एक एक, कॉस एक एक कर दिया कॉस में, और साइन में था साइन वाला एक ए आया था, फिर कॉस लिया था, फिर कॉस ए लिया था, फिर साइन लिया था, मतलब दोनों अलग अलग थे। इसमें देखो दोनों सेम सेम है। एक बात ध्यान रखना, जैसे कॉस ए प्लस बी, ये देखो यहाँ पर ए प्लस बी है, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा, वहाँ पर प्लस में प्लस ही लगा था, और यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस लगेगा, ठीक। और टेन थीटा भी देख लेते हैं, 10 प्लस ए माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस आप कर सकते हैं, इस माइनस आएगा तो माइनस कर देना आप, इसमें माइनस कर देना, 10 इसको थीटा ए मान लेंगे, 10 थीटा बी, 1 माइनस 10 थीटा बी। हम डबल एंगल फार्मूला हम देखेंगे क्या होता है। डबल एंगल फार्मूला यही होता है, साइन 2 थीटा, कभी पूछ ले साइन 2 थीटा, अगर यूज होगा देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो रेड पेन से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 2 थीटा का वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक। 10 2 थीटा मतलब 2 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा। अब इसको हाफ एंगल बनाएंगे। हाफ एंगल फार्मूला में जब प्रिज्म का हम सॉल्व करते हैं तो ये बहुत लड़के पूछते हैं साइन ए इक्वल टू, ये कैसे आ गया, ये इसका आइडेंटिटी है, ऐसे ही आया, ये हाफ एंगल हुआ। ये देखो ये फुल डबल एंगल था, इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए हैं, इसको हाफ एंगल बना दिए। प्रिज्म में हाफ एंगल यूज होता है, ठीक। ये हमें याद रखने ना, 2 साइन ए इक्वल टू कॉस है, यहाँ पर 2 हो गया, साइन ए ये हो गया, साइन हो गया, साइन ए बटा 1 बटा कॉस ए बटा कॉस ए, 1 प्लस कॉन ए 2 है। ज़्यादातर यही यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये यूज होता है, ये भी सब है, ध्यान देना, जब आएगा तो याद करेना, इम्पॉर्टेंट तो है। ये देखते हैं अब आ गया इसको यूज करने का समय। फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 50 डिग्री। साइन 50 डिग्री वैल्यू हम ASTC रूल से नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसको बना तो सकते हैं। साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ये ध्यान से देखो ये कैसे बना है, ये हमारा साइन ए माइनस बी बना है, तो हमें इसका आइडेंटिटी याद है, साइन 45 कॉस 30, फिर माइनस यहाँ लगाकर कॉस 45 1/3 अंडर 2/3 1/2 1/2, तो इतना आंसर आ गया। ये देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, कॉस 15 डिग्री का, ये ध्यान से देखो कॉस 15 डिग्री आ गया, देखो हम इसको आइडेंटिटी बना लेंगे, कॉस 45 माइनस 30 डिग्री, यहाँ देखो कॉस ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी लगा, यहाँ पर ध्यान देखना, हम पहले ही याद करके ये आइडेंटिटी लग के इसका कॉस 15 का वैल्यू तुम निकाल दिए बहुत। और साइन 75 हुई है, देखो साइन 2 है, ये देखो ये वाला आइडेंटिटी लगा है, साइन 2 है देखो 2 साइन 37 कॉस 37 आ गया, यहाँ से इसका आंसर आ गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। कॉस 37 भी ऐसे लगा है, जो मैं कह रहा था ये वाला याद कर लो, देखो कॉस स्क्वायर 37 साइन स्क्वायर 37, यहाँ पर 4/5 स्क्वायर कर दो, 30 स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर होगा 16, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 7/25 आंसर आ जाएगा। देखो साइन 75 सेम आंसर, एडिशन वाला रूल लगा है, साइन ए प्लस बी वाला लगा है, कॉस 75 वही वाला सेम लगा है, सेम आइडेंटिटी लगा है। यहाँ पर देखो साइन ए 2 वाला आइडेंटिटी लगा है, साइन ए 2 वाला आइडेंटिटी लगा है, कॉस 106 डिग्री, ये देखो कॉस 6 डिग्री, ये भी देखो 2 कॉस 2 वाला डिग्री लगा है, ये देखो ये वाला लगा है, ये मैंने कहा था याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। साइन 150 डिग्री, वो देखो साइन ए वाला आइडेंटिटी लगा है, सेम लगा है, एक कॉन्सेप्ट पकड़ोगे सब सवाल होगा। हमारा साइन कोई भी पूछेगा साइन 74 साइन 50 आराम से निकाल लोगे। स्मॉल एंगल में आते हैं, स्मॉल एंगल क्या होता है, स्मॉल एंगल जैसे प्रोफेसर साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 180 हो जाएगा, एग्जाम्पल समझते हैं जैसे साइन 2 डिग्री मिल गया। अब हम लोग कब जाते हैं 2 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि बहुत स्मॉल है, बहुत अप्रॉक्स हम लिख देंगे 2, यहाँ ध्यान देना साइन 2 थीटा बहुत स्मॉल है, तो यहाँ सीधे 2 डिग्री लिख देंगे, और 10 4 डिग्री यहाँ सेम चलेगा, इसको भी स्मॉल है तो 4 डिग्री लिख देंगे। थीटा इज वेरी स्मॉल लेस देन 5, अगर लेस देन 5 हो कॉस थीटा हमेशा अगर अप्रॉक्स हो तो 1 ले लेंगे, ठीक। ये देखो ऐसा सवाल है, ये ध्यान से देखना, पी साइन 37 साइन 2 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यहाँ देखो साइन 2 डिग्री है, ये देखो साइन 2 डिग्री, यहाँ पर 2 हम सेम उतार दिए हैं, लेकिन क्यू में कॉस 2 है, कॉस 2 को ऊपर हम देखे थे यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर हम 1 उतारे हैं, और 10 में जानते ही हो 10 2 डिग्री है तो 2 ही उतार देंगे, लेकिन 2 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर रेडियन में आया है, तो हम रेडियन में कन्वर्ट करके ये देखो 2 डिग्री से कट फिट के इतना आंसर आएगा, ठीक। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, वही था स्लो वाला, तो वही डिग्री वाला में समझना था, ठीक। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉस 11/2 थीटा, यहाँ ध्यान से देखना, ये डाला पहले हम कुछ देखे थे कॉस, ये देखो कॉस और पाई मिलेगा तो 0 हो जाएगा, जब हम कहते हैं आगे इसलिए ग्राफ में कमाएंगे, देखो कॉस ऐसे ही लगा लो, कॉस 12/पाई माइनस पाई/2 तो प्लस कॉस पाई/2 तो 90 डिग्री का कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो
ऐसे ऐसे सवाल होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस, कॉस प्लस साइन 100 डिग्री, कॉस 27, कॉस 27, कॉस। ये ध्यान से देखो, इतना जो लिखा है ये आइडेंटिटी लिखा है साइन ए प्लस बी का, इसका आइडेंटिटी पूरा लिखा है। तो इसको हम ऐसे कर देंगे ए प्लस बी, तो 127 120, इसको हम साइन ए प्लस बी बना लेंगे। अब AST रूट लगा लेते हैं। जैसे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 हो गया। अब ये अगर आपको आइडेंटिटीज पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर 20 लिख दिए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख दिए। यहाँ पर ये वर्टिकल है तो AST रूट लगा कर ये आ गया, लेकिन साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 21 होता है, आंसर ही 1 आ गया। ठीक, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 225 कॉस 25। हमें पता है साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं, तो ये हाफ एंगल वाला लगेगा साइन, ये हाफ एंगल लगेगा जैसे जो प्रिज्म में लगा था वही ये लगेगा, देख रहे हो। तो प्रिज्म लगेगा तो यहाँ 2 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर हम लगा कर ये 2 से 2 साइन 25 का वैल्यू रख कर साइन 25 अगर 2 से हम गुणा करेंगे तो ये 45 आएगा। 45 देखो 45 हो गया, 45 हो गया, साइन 45 हम इसको इक्वल टू 1/2 1/√2 से आंसर आ जाएगा। ठीक, स्लोप ऑफ लाइन पढ़ते हैं। स्लोप देखते हैं 5 tan थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर ऑन बेस। इसको हम ऐसे याद करते हैं, पाकिस्तान डिवाइडेड बाई बांग्लादेश, tan थीटा इक्वल टू पाकिस्तान डिवाइडेड बाई बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस। m tan थीटा इक्वल टू, ये ध्यान देना, ये स्लोप है m tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई हमेशा ऊपर रहेगा, डेल्टा m tan थीटा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, हमेशा ध्यान रखना। m tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया। ठीक, अभी हम ध्यान से देखते हैं, स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो 90 डिग्री से कम होगा, और स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा तो 90 डिग्री से बड़ा होगा। और जब स्लोप पॉजिटिव हो 90 डिग्री से कम होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 180 डिग्री से कम होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको ऑब्टयूस एंगल बोलते हैं। जैसे ये हमें जब स्लोप निकालना हो तो tan थीटा का वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए। 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 का 1, 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का इनफाइनाइट होगा। ठीक, और m tan थीटा 1/√3 ये सब होगा। देखो ये देखो ये पॉजिटिव, ये स्लोप पॉजिटिव है। देखो ये यहाँ से लाइन खींचेंगे और टेंजेंट खींचेंगे तो हमें 90 डिग्री से कम आएगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। ये देखो यहाँ टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे लाइन खींचेंगे, देखो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो स्लोप निगेटिव। ठीक, यहाँ पर इंटरसेप्ट हम इंटरसेप्ट ध्यान से समझते हैं। इंटरसेप्ट जो लास्ट में इक्वेशन बनता है y(mx + c), ये देखो यहाँ इंटरसेप्ट हम लिखा था y = mx + x 0 mx + 0, लेकिन 0 यहाँ पर देखो ऑरिजिन से गया है इंटरसेप्ट, इसीलिए हम यहाँ पर +0 लिए। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव होगा, ये देखो 1 पॉजिटिव, ये देखो यहाँ इंटरसेप्ट पॉजिटिव काट रहा है, ये देखो सेकंड वाला ऑरिजिन से गया, थर्ड वाला -c से गया। ठीक, और लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जब स्ट्रेट लाइन हो हमेशा थीटा सेम होता है। जब स्ट्रेट लाइन हो तो थीटा सेम होता है। ठीक, ये देखो जब स्लोप 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, tan थीटा 0 हो गया तो स्ट्रेट लाइन बना। और अगर इनफाइनाइट होगा 90 डिग्री आएगा तो स्लोप 90 डिग्री होगा, tan थीटा 90 डिग्री तो इनफाइनाइट ही होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। देखो 90 डिग्री और tan 90 लिखे इनफाइनाइट हो गया। देखो ये देखो स्लोप यहाँ पर नेगेटिव आया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ लाइन ऐसे पता चल जाएगा स्लोप। ठीक, ये क्वेश्चन तुम लोग ये राइट द इक्वेशन फॉर द गिवन ग्राफ। ये देखो यहाँ पर इंटरसेप्ट किया +3, लास्ट में +3 लग दिया इंटरसेप्ट। अब यहाँ हम ग्राफ लोग देखेंगे, स्लोप 7.3 गिवन है, लेकिन हमें पता है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है तो ये ऑब्टयूस है, या तो यहाँ माइनस लगा देंगे, बन जाएगा इक्वेशन 7। इक्वेशन क्या बनेगा y = -7/3 x + 3। ऐसे ये भी हम बना लेंगे। ये देखो यहाँ का इंटरसेक्ट निगेटिव में कटा है, यहाँ पर इसलिए माइनस लगा दिया, स्लोप निगेटिव है। ऐसे ये भी सब इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही देखो सेम ऐसे क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट पकड़ो सेम पूरा बनता चला जाएगा। ठीक, अब ये देखो सेम क्वेश्चन आया था। ये देखो यहाँ पर कट किया, हल्का सा पीछे लिए, हल्का सा जूम किए, यहाँ देखो यहाँ कट कर रहा है, लेकिन स्लोप देखते हैं। स्लोप हमें पता है, स्लोप निकालने के लिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा। डेल्टा वाई हमें पता है 12 है, डेल्टा एक्स 12 में से 4 घटेगा 8 आएगा, 3/2 आया। और हमें पता है कि स्लोप पॉजिटिव है, ये देखो एक्यूट है, हम इसको ये देखो ये इक्वेशन मिल गया इसी में। लेकिन हम इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इंटरसेप्ट जब निकालेंगे स्लोप अपॉन बाई इंटरसेप्ट करेंगे, स्लोप हमारा 3/2 आया था = c/4
फोर एक्स का लिखे हैं, इसलिए ये 4x है। ये देखो इंटरसेप्ट ये c हमारा y है, तो y हमें c का y इंटरसेप्ट 6 आएगा, पॉजिटिव 6 आएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा पॉजिटिव 6 आएगा, तो हमारा आंसर 1.5 प्लस -6 आंसर आएगा। ये देखो यहाँ पर -6 आ रहा है, यहाँ से देखो ये 6 -2 था, -6 आ गया, ठीक। डिस्टेंस वही है, इसको हेरोन फार्मूला भी बोलते हैं, या डिस्टेंस फार्मूला। ये CO में सेंटर ऑफ मास में यूज होता है। D=H2 - X1 स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 अपॉन स्क्वायर। ये देखो डिस्टेंस इसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। सीधे सीधा हेरोन फार्मूला कंफ्यूज हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हमेशा याद रखो, X2 - X1 अपॉन स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। डिस्टेंस वाला COM में ज़्यादा यूज होता है, CO मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक। अब देखते हैं स्लोप ऑफ कर्वीलिनियर ग्राफ। देखते हैं कर्वीलिनियर, वहाँ पर देखो स्ट्रेट, जो स्लोप अपने पढ़ा था वो स्ट्रेट था, सीधा था, तो वहाँ पर थीटा सब इक्वल थे, तीनों थीटा। लेकिन यहाँ पर स्लोप सीधा नहीं है, यहाँ पर स्लोप सीधा नहीं है, स्लोप मतलब ऐसे, मतलब जिगजैग, मतलब ऐसे है, टेढ़ा है। यहाँ पर थीटा इक्वल नहीं होगा। ये देखो थीटा 1, हम ध्यान से देखते हैं। ये देखो स्लोप हमेशा सर ने बताया था जब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट में, देखो स्टेप मतलब अगर कोई चीज़ चढ़ाई जाता है वहाँ पर स्लोप जाता है। जैसे ये पेन देख रहे हो, यहाँ से देखो पेन, यहाँ का स्लोप कम है, फिर धीमे धीमे ऊपर जैसे जाएंगे चढ़ाई ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टीपर जाता है मतलब चढ़ाई, तो यहाँ का स्लोप ज़्यादा है, यहाँ का स्लोप कम है। ऐसे अगर ये तुमको पता हो चल गया ऐसे स्टीपर ज़्यादा है तो वहाँ स्लोप ज़्यादा है, तो तुमको स्लोप में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी स्लोप आ जाए, जैसे कोई भी पूछेगा स्लोप किस तरफ ज़्यादा है, तो हमेशा ध्यान रखना जब ज़्यादा चढ़ाई हो जानना वहाँ स्लोप ज़्यादा है। देखो यहाँ देखो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लोग जैसे हम यहाँ से चलना, यहाँ तुम बैठ जाओ, यहाँ से चलना, यहाँ सब आसानी से, यहाँ आसानी से नहीं चल पाओगे। यहाँ देखो स्टीपर है, मतलब तुम चढ़ ही नहीं पाओगे, यहाँ थोड़ा चढ़ लोगे, यहाँ फिर डाउन हो गया, देखो यहाँ डाउन हो गया, यहाँ से आसानी से रोड की तरह हो गया। यहाँ स्टीपर से चढ़ने प्रॉब्लम आता है, यहाँ फिर और कम हुआ, यहाँ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, यहाँ थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 कम है, थीटा 1 से थीटा 3 थीटा 2 से भी कम है। लेकिन हम स्लोप देखेंगे, स्लोप हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर एक टेंशन लाइन खींचेंगे, देखो ये 90 डिग्री है, इसको भी 90 डिग्री, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखो जो हमने कहा था थीटा 1 ग्रेटर थीटा 2 ग्रेटर थीटा 3 हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री मतलब स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। सेकंड थीटा 3 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1, यहाँ से देखेंगे, ये देखो ऐसे अगर आपके सीधा गया है, सीधा गया है, जैसे देखते हैं सेकंड स्लोप देखते हैं, देखते हैं सीधे ये स्लोप ऊपर गया है, तो ऊपर गया है, यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे, सीधा लाइन खींच के, ये टेंजेंट हमेशा जो जाता है उसको लाइन से खींचा जाता है। यहाँ से देखो ये टेंजेंट खींचेंगे, देखो टेंजेंट यहाँ पर टेंजेंट दिए, तो हमें देख रहा है, हमें जैसे हम एक टिक लगाते हैं, जितना ज़्यादा स्टीपर होगा, जितना ज़्यादा चढ़ान होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा चढ़ान है, देखो सीधे, यहाँ अगर तुम यहाँ बैठोगे चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर आराम से चढ़ते चले जाओगे, यहाँ फिर धीमे धीमे दिक्कत हो जाएगा। अब हमें पता चल गया थीटा 3 थीटा 2 थीटा 1, थीटा 3 ज़्यादा होगा क्योंकि स्टीपर ज़्यादा है, और थीटा 2 ज़्यादा होगा, थीटा 1 कम होगा क्योंकि स्टीपर बहुत कम है, ठीक। हम यहाँ से ये पॉजिटिव निकालेंगे, यहाँ थीटा लगा कर, वो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, यहाँ हम एम पॉजिटिव लगा दिए क्योंकि 90 डिग्री से कम है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव हो गया और स्लोप इंक्रीज कर रहा है। और थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम पूछते हैं थर्ड हम देखते हैं, जैसे यहाँ डाउन, जैसे नीचे गिरा, तो हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ जैसे यहाँ एक आदमी बैठा है, तो यहाँ चढ़ने में मुश्किल होगा, फिर जिसके रिस्पेक्ट से देखेंगे यहाँ चढ़ने में मुश्किल होगा यहाँ पर, क्योंकि स्टीपर ज़्यादा है। हमेशा स्टीपर वाला ट्रिक फिजिक्स में ही लगाना। जैसे ये देखो यहाँ एक्स रे पोजीशन, ये हमारा फिजिक्स में लिया गया है, देखो स्टीपर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 1 2 3, इसलिए देखो 1 2 3 150 डिग्री 130 डिग्री 170 डिग्री, यहाँ पर देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर स्टीपर ज़्यादा था, स्टीपर, इसलिए थीटा इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो 120 डिग्री नीचे जब गया थीटा स्लोप इंक्रीज हो रहा है, नीचे जब गया तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखो स्लोप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि स्टीपर ज़्यादा है। फिजिक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अगर हम मैथ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये स्लोप डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में रिस्पेक्ट में देखो, इसलिए हम वाई और एक्स हटा दिए हैं। ये फिजिक्स के रिस्पेक्ट में देखो, ये ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो -0.56 0.1 0.3 आया, फिजिक्स के रिस्पेक्ट में ये होगा, ये फिजिक्स में रिस्पेक्ट में 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 होगा थीटा, ठीक। थीटा ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 होगा। ध्यान से देखो ये थीटा मतलब ये देखो, इसीलिए 150 डिग्री हुआ है, लेकिन स्लोप फिजिक्स में इंक्रीज होगा। ये 1 है, ध्यान से देखना, ये 1 है, ये 2 है, ये ध्यान से देखो 150 डिग्री 135 डिग्री, ये 1 थीटा है, 1 थीटा 2 थीटा 3
थीटा 1 ज़्यादा होगा, लेकिन फिजिक्स के रिस्पेक्ट से स्टीपर यहाँ ज़्यादा है तो स्लोप भी इंक्रीज होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन मैथ के रिस्पेक्ट से स्लोप अगर यहाँ y होता और x होता तो स्लोप इंक्रीज नहीं होता मैथ के, लेकिन हमको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स के रिस्पेक्ट से स्लोप इंक्रीज होगा। ठीक, स्टीपर वाला टिक लगाएंगे, हर जगह काम करेगा। यहाँ पर देखते हैं सीधे, यहाँ पर हम लोग चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चलेंगे, लेकिन यहाँ थीटा 1 के लगे स्टीपर ज़्यादा है तो हम जान जाएंगे ऊपर स्लोप ज़्यादा है नीचे स्लोप कम है, तो यहाँ स्लोप डिक्रीज होगा। ये देखो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और थीटा से हम इसको टेंजेंट खींच के एम नेगेटिव लगा लेंगे, इसको भी एम नेगेटिव लगा लेंगे, इसको भी एम नेगेटिव लगा लेंगे। ठीक, मैथ के रिस्पेक्ट से गलत होगा, लेकिन हम बेसिक मैथ हम फिजिक्स में यूज करेंगे, इसलिए ज़्यादातर हम बेसिक मैथ को फिजिक्स के रिस्पेक्ट से ही समझेंगे। ठीक, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोप ऑफ कर्व शोन इन फिगर। ये देखो स्लोप है, उससे क्वेश्चन आ गया ऐसे ऐसे, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टीप यहाँ स्टीपर कम है, धीमे धीमे ऊपर गया, यहाँ स्टीपर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ धीमे धीमे गया स्टीपर ज़्यादा है, फिर यहाँ धीमे धीमे स्टीपर फिर थोड़ी ज़्यादा, यहाँ से सेम हो गया, यहाँ कम हो गया, पहले कम था, फर्स्ट इज इंक्रीज, यहाँ देखो इंक्रीज किया, फिर यहाँ डिक्रीज किया, तो फर्स्ट इज इंक्रीज देन मतलब स्लोप ही पूछा है। यहाँ स्टीपर मतलब जैसे ढलान में चढ़ने वाला दिक्कत हो तो उसे कहते हैं। यहाँ फर्स्ट इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ स्टीपर सेम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ स्लोप ए बी सी स्लोप, यहाँ ध्यान देखना y दे दिया और x दे दिया, मैथ के रिस्पेक्ट से पूछा है तो हम उसके रिस्पेक्ट से नहीं बताएंगे, फिजिक्स के रिस्पेक्ट से बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक, अब स्टीपर हम नहीं देखेंगे, एक बार देख लेते हैं स्टीपर, लेकिन यहाँ स्टीपर ज़्यादा है ए बी सी, यहाँ पर स्टीपर ज़्यादा है, यहाँ स्लोप ज़्यादा होगा, नीचे डिक्रीज करेगा, लेकिन फिजिक्स के रिस्पेक्ट से हम इसको उल्टा कर देते हैं मैथ के रिस्पेक्ट से, तो हमारा सी वाला इंक्रीज करेगा, स्लोप सी वाला इंक्रीज करेगा, बी वाला भी इंक्रीज, ए वाला, तो हमारा आएगा सी आगे आ गया, बी आगे आ गया, ए आ गया, मैथ के रिस्पेक्ट से एम सी आगे आ गया, बी आगे आ गया, ए आ गया। अगर स्टीपर हम देखते फिजिक्स के रिस्पेक्ट से तो हमारे ये आता, अगर फिजिक्स के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो एम ए आता, एम बी आता, एम सी आता। ठीक, फिजिक्स के रिस्पेक्ट से, लेकिन इसने क्वेश्चन में y/x दिया है और ना कि पोजीशन ना कि टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है, इसलिए ये मैथ के रिस्पेक्ट से लिया गया है। और ट्रिक ये कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने काट दिया है। ठीक, उतना मत ध्यान देना, कोई ठीक नहीं था। अब स्टार्ट करते हैं 6 टॉपिक। हमने पूरा अभी तक 5 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, अब इसको अलावा 6 टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन हर चीज़ में यूज होता है, जैसे बहुत हर जगह, जैसे मैकेनिक्स में पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जैसे थोड़ा सा वो इंटीग्रेशन, मोशन में इंटीग्रेशन। अगर ये समझ में आ गया बहुत ईजी टॉपिक है, तुम्हें हर चैप्टर से आएगा। अगर ध्यान देना, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब जैसे 1 2 3 4 मिला तो वहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको वो 0 हो जाएगा। ठीक, अगर d/x/1 हो गया तो हम un अगर ऐसे मिला ये पावर ऊपर तो पावर हमेशा आगे आ जाएगा, फिर x -1 कर देंगे। ध्यान देना, पावर हमेशा आगे आ जाएगा और फिर उसके बाद पावर को -1 कर देंगे। ठीक, ये डिफरेंशिएशन। ये देखो ln x, अगर ln x मिल गया 1/x कर देना, ln x मतलब 1/x कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। देख लो y इक्वल टू e/x हो गया, e/x कहीं मिले कभी भी चेंज होता है, इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज सेम ही लिख देना। फिर देखो e/x, ध्यान देना यहाँ अल्फा है, यहाँ x लगा है, अल्फा को हम आगे लाएंगे क्योंकि बगल x लगा है। ये देखो अल्फा आ गया, सेम उतार देंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना कोई पावर है, क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक, डिफरेंशिएशन जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री को हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो साइन x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हो जाएगा, cos x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, और 10x को डिफरेंशिएशन करेंगे सेक्स स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, ये 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो ध्यान से देख लेना। ज़्यादातर नीट में ये 3 डिफरेंशिएशन पूछता है, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो हार्ड लेवल का हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर नीट में क्वेश्चन ज़्यादातर डिफरेंशिएशन, जैसे साइन x पूछता है, साइन x का क्या हो गया, cos x हो गया, cos x का ध्यान देना माइनस साइन x हो गया, 10x का सेक्स स्क्वायर x हो गया। ठीक, यहाँ पर ये रूल देखते हैं, अगर y इक्वल टू a प्लस p मिला, हमें डिफरेंशिएशन करना है d/dx करके, तो पहले हम a का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर b का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसको एडिशन रूल बोलते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन रूल देखते हैं, ध्यान से देखना। सब्ट्रैक्शन रूल जैसे d/dx हो गया, यहाँ पर वही सेम है, यहाँ से माइनस लग गया, पहले a का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस लगाकर फिर b का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे a प्लस बी, कोई सवाल मिलेगा से डिफरेंशिएशन करना है, कोई किसी का a डॉट बी है, पहले हम एक को छोड़ेंगे, एक को डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस लगेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, अलग छोड़ेंगे, फिर जिसको नहीं छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, सेम है, इसको छोड़े इसको करें, फिर
इसको लिए, इसको छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन कर दिया। डिवीजन में सेम मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला लग रहा है, सेम नीचे बी स्क्वायर कर देना। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन करने के लिए। सेम ऊपर वाला लग रहा है मल्टीप्लिकेशन की तरह, नीचे बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर ध्यान देना, जो नीचे जो डिफरेंशिएशन करेगा वही नीचे बी स्क्वायर होगा, ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि डी बाई डी एक्स आउटर डिफरेंशिएशन ओवर आउटर फंक्शन, एक्स डिफरेंशिएशन और इनर फंक्शन। पहले आउटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इनर का फंक्शन करने, इसको हम चैन रूल बोलते हैं। ये देखो चैन रूल के एग्जाम्पल देखो, चैन रूल में ये भी बोलते हैं चैन रूल कैसे डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ से देखना। y इक्वल टू साइन एक्स 3x प्लस 4, हम इसको देख रहे हैं, ये हमारा चैन रूल लगेगा। पहले ये ध्यान से देखना, जो रेड कलर का है ये साइन एक्स है, तो हम कैपिटल एक्स को छेड़ेंगे नहीं, साइन को सिर्फ चेंज करेंगे। साइन को चेंज किया, कॉस 3x ये आया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। अब प्लस हमको एक्स से करना है, ये प्लस एक्स, अभी ये हमारा हरा वाला छोटा स्मॉल एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा। फिर इसको पूरा करके यहाँ लिख दिए, हो गया डिफरेंशिएशन। इसको चैन रूल बोलते हैं। ये देखो कॉस ई एक्स का हो गया, वही कॉस ई एक्स का साइन, ये इसका भी, इसमें भी चैन रूल लगा है, तो यहाँ पर कॉस का साइन हो गया, फिर ई एक्स कैपिटल एक्स का पूरा लिख दिया, फिर स्मॉल एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। स्मॉल देखो छोटा लाइन है, स्मॉल एक्स के, स्मॉल एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई एक्स आएगा, क्योंकि सिखाने का करना है। अगर पूरा साइन कैपिटल एक्स का करेंगे, कैपिटल एक्स सेम लिख देंगे और कॉस का चेंज कर देंगे, साइन ई एक्स यहाँ पर पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। इसका भी अब एक्स अब से 5 आगे आएगा, 5 - 1 डिफरेंशिएशन हो गया, सेम ये कांस्टेंट है 0 हो गया, सेम हो गया। 6 आगे -1 हो गया, और आगे आके 3 से -1 हो गया, सेम हो गया। ये देखो 1 अंडर ये देखो ऐसे देखो, यहाँ से कुछ किया था, ये देखो x अपन 5 था, 5x - 5 × 1 हो गया, फिर 5x अपन 4 हो गया, 6x 5 हो गया, 6 आगे आ गया, x अपन 5 -6 - 1 हो गया, 5 आ गया, और आगे आ गया x 4 - 1 = 3 हो गया, कांस्टेंट था 0 हो गया, ये आंसर हो गया। ये ध्यान से देखते हैं, y = √x को 1/2 लिख दिए, यहाँ पर -1 कर दिए, 1/2 आगे आ गया, तो 1/2 -1 करके इतना आंसर आ गया। ये देखो नीचे था 1/2 लिख के, नीचे था ऊपर ले गया, माइनस लिख दिया, तो -3/2 सभी डिफरेंशिएशन हो गया। देख रहे हो कितना आसान। अगर आइडेंटिटी पता है, कुछ भी इसका रूल पता है, तो डिफरेंशिएशन करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखते हैं y = 7, x = 7/2 है, तो 7/2 आगे आ जाएगा, 7/2 -1, सेम -1 लगाकर पावर वाला डिफरेंशिएशन हो रहा है, सबको पता है। और आगे आएगा, पावर को -1 कर देंगे, डिफरेंशिएशन उसका हो जाएगा, ठीक। चैन रूल ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं पहले ही समझा दिया। ये देखो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, वही पावर वाला है। यहाँ देखो x है, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, देखो ध्यान से देखो, x करोगे तो यहाँ पावर 1 है, 1 - 1 ऊपर 0 हो गया, जब 0 x का पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 1 आगे आ गया, 1 × 1 = 1 आ गया, ठीक। और कोई पूछे डिफरेंशिएशन बाई x करेंगे सिर्फ x का, तो 1 आ गया, ध्यान से देना। ये भी देखो पावर का, ये भी तुम लोग कर लोगे, आसान रहेगा। ये देखो 4 आगे आ गया, 5 × 4 = 20, 4 में से -1 करो, 3 आ गया, ऐसे कर लोगे। ये भी पावर का आ गया, ये 1/x था, x था माइनस, ये देखो x -1, तो यहाँ ये -1 = -2 हो गया, देखो यहाँ -2 आया, ठीक हो गया। ऐसे ये भी कर लिया। ये देखो ये वाला देखो y = x - 1 2x + 1, ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा यहाँ पर। ये देखो u मान लो, इसको भी मान लो, पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को छोड़ेंगे, प्लस एक को करेंगे, एक को छोड़ देंगे। इसको पहले किया था, इसको छोड़ा था, फिर इसको किया, इसको छोड़ दिया, फिर देखो ऐसा लग गया। डिवाइड का है सेम ऊपर वाला, डिवाइड का है सेम ऊपर वाला, मल्टीप्लिकेशन लगा लेंगे, सेम ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन लगा लेंगे। फिर यहाँ नीचे x3 था, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ कुछ गलती है, यहाँ ये माइनस होगा, ठीक, यहाँ माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल की तरह होगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा और नीचे b² होगा। देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन की तरह लगा, एक को छोड़ के डिफरेंशिएशन किया, फिर एक को छोड़ के डिफरेंशिएशन किया, माइनस नीचे वाले को स्क्वायर कर दिया, डिफरेंशिएशन हो गया। इसको देखो, ये डिफरेंशिएशन हो गया, आंसर आ गया। x² - cos x हो गया, x² का 2x हो गया, प्लस sin x प्लस cos x का माइनस cos x का, जानते हो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस cos x है, इसलिए पॉजिटिव sin x हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं y sin 2x, यहाँ देखते हैं y sin 2x है, sin का cos हो गया,
ये देखो चैन रूल लगाए, यहाँ पे साइन का कॉस हो गया 2x सेम उतार दिए, फिर छोटे वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन का 2 आंसर आ गया। ऐसे सेम हो रहा है, सेम tan थीटा कॉस। ये देखो यहाँ सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी चैन रूल लगाए, सेम उतार दिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन किए, स्मॉल वाले का 4 फिर सेम हो गया। x3 का सेम 3x का log e बाई एक्स का 1/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। हमें पता है जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा। यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लिए, ये भी देखो u पान b वाला डिफरेंशिएशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन वाला डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम मल्टीप्लिकेशन देखो x से x का डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x हो गया, फिर sin x छोड़ के x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। एक को छोड़ो एक का डिफरेंशिएशन करो, जब मल्टीप्लिकेशन रूल लगे एक को छोड़ो एक का डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस लगाओ, फिर एक का छोड़ो एक का डिफरेंशिएशन करो। ठीक, देखो यही आइडेंटिटी है, यही हो रहा है। ये देखो मल्टीप्लिकेशन रूल यही यूज हो रहा है, डिवीजन रूल यही यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन रूल यही यूज हो रहा है, एडिशन रूल भी यही यूज। ठीक, देख सकते हो सेम यूज हो रहा है, सेम सब में यूज हो रहा है। ये देखो sin x माइनस 4x, इसमें देखो sin x का पावर तो sin x हो जाएगा -3x cos 3x इक्वल टू -4। ये देखो -4 इक्वल टू में से आने का sin cos इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये देखो फिर वही डिवीजन वाला सेम यूज होता है, क्योंकि सबको पता होना sin x पता cos tan x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। बस ये देखो sec का सीधा आंसर आ रहा है। अगर तुमको और सॉल्व करना है तो आपको विस्तार में करना पड़ेगा। अगर तुमको पता होगा sin अपान cos x इक्वल टू tan x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो सीधा आंसर sec स्क्वायर आ जाएगा। ये सब यूज होगा, ये सब फिजिक्स में यूज होगा, मतलब नीट में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे ये बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यूज होगा। आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक में अगर 80% में ग्रेव कर लेते हो, ग्रेव मतलब समझ लेते हो, तो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स में मतलब आसान लगेगा। जैसे कुछ समझाएंगे ना तो इजीली ग्रेव कर लोगे, समझ लोगे कोई भी कॉन्सेप्ट। तो देखो ये भी सेम हुआ, डिवीजन रूल लगा दिए, यहाँ पर भी डिवीजन रूल लगा है। ये इसमें ये देखो एसएचएम में जो एसएचएम में डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट तो समझ लो एसएचएम में होता है। ठीक, देखो a sin ओमेगा t माइनस ax हुआ, तो साइन का कॉस हो गया, साइन का कॉस हो गया, कैपिटल x था पूरा लिख दिया, फिर उसके बाद स्मॉल x, इसको देखो ये जो ब्रैकेट में है ये प्लस स्मॉल x है, यहाँ पर हो गया w हो गया, फिर स्मॉल x का डिफरेंशिएशन कर दिया, कैपिटल x का इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वेलोसिटी मिल गया। जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ये देखो cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, और wt का फिर एक w आ जाएगा तो w स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यही सेम एसएचएम में डिफरेंशिएशन था सेम। देखो इसमें चेन रूल लगा है, पहले पूरे को डिफरेंशिएशन करें, साइन को cos बना दिया और x को पूरा सेम लिख दिया, फिर ब्रैकेट को डिफरेंशिएशन करें, ब्रैकेट को जब डिफरेंशिएशन करें तो ओमेगा सिर्फ आया, बस ये सब कांस्टेंट था। इसके बाद ये जो बचा फिर बाहर वाले को डिफरेंशिएशन किए, माइनस sin x आ गया, फिर बाहर वाले ये अंदर वाले के छोटे वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा गया, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये एसिलेशन का फार्मूला क्या है, एसएचएम में सेम एसिलेशन का फार्मूला मिलता है सेम। ठीक, देखो फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव फॉर द गिवन इक्वेशन, ये सेम। देखो 3 आगे आ गया 2, 3 माइनस 1 और 1 से 2 आ गया 2, कांस्टेंट था ये हमारा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट था। यहाँ पर देखो यहाँ से देखो sin x माइनस cos x देन dy, देखो u है अभी है मल्टीप्लिकेशन रूल कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं, ये है सब्ट्रैक्शन रूल। ध्यान से देखना ये सब्ट्रैक्शन रूल है, ये इतना हमारा लग रहा है सब्ट्रैक्शन रूल में जानते ही हो, एक का डिफरेंशिएशन करो फिर माइनस कर दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो माइनस कर दो, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये देखो यहाँ ये साइन अंडर रूट एक्स, ये देखो अंडर रूट एक्स को x बाई 1/2 बनाएंगे। देखो कॉस अंडर रूट साइन का कॉस हो गया 1/2, ये देखो माइनस 1/2 माइनस 1 हो गया 1/2 हो गया, 1/2 अंडर रूट कॉस x आ गया। फिर देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व लेन साइन x हो गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, इसका डिफरेंशिएशन करना ln, हमको पता है जहाँ ln आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल होगा साइन x का, रेसिप्रोकल साइन x साइन को कॉस x कर देंगे। देखो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ध्यान से देखो रेसिप्रोकल कर दिया डॉट कॉस x हो गया। पहले देखो पहले एक का ये चेन रूल यहाँ पर लग रहा है, ln x पहले एक का डिफरेंशिएशन करें, उसके बाद ब्रैकेट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करें cos x आ गया, पहले ln का डिफरेंशिएशन करें ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करें, देखो cot x 1/10x आंसर आ गया 3/4। ठीक, जैसे देखिए y इक्वल टू ई एक्स लॉग x देन कैलकुलेट dy/dx है, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें देखते हैं ये पूरा मिलाकर लार्ज x है, ये वाला हमारा स्मॉल x बना लेंगे। ठीक, ये चेन रूल लगेगा। चेन रूल में हम क्या करते हैं पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, इतना डिफरेंशिएशन करेंगे
देखो ई, तो ई का पावर x हो जाएगा और इसको सेम लिख देंगे। फिर इसको इतना x स्मॉल x को फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, log x मतलब 1/x होता है, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 3x + 4 डिवाइडेड बाई 4x + 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो ये भी देखिए 3x + 4 है, 3x 5 है, मतलब ये डिवाइड रूल है। तो डिवाइड रूल में जानते ही हो, पहले ऊपर का पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को छोड़ेंगे, फिर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को छोड़ेंगे, फिर इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ये इसका आइडेंटिटी होता है, इसका नीचे स्क्वायर लगा देंगे। ये a है, ये b है। ये पहले a का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर b को छोड़ेंगे, फिर माइनस लगाकर b को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर a को छोड़ेंगे, फिर नीचे b है, b को सेम लिख के यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे अगर डिवाइड वाला डिफरेंशिएशन करना है तो। फिर इसको ऐसे करके फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये सब आइडेंटिटी याद होगा तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं ये क्वेश्चन, dy dx इक्वल टू 10। यहाँ पर पावर 10 है, तो पावर 10 मतलब उसमें देखे थे कि पावर 10 होगा तो e के पावर 10, तो यहाँ पर 0 होगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ y इक्वल टू 3x² + cos x then dy अपॉन dx, इसका भी dy मतलब dy इक्वल टू dx मतलब डिफरेंशिएशन करना, इसका भी यही होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो ये 3x² + cos x, इसका वही करेंगे। देखो इसका डिफरेंशिएशन करके पावर देखो यहाँ पर 6x हो जाएगा, 6x प्लस cos का साइन हो जाएगा। पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले देखो ये देखो 6x हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, फिर 2 हो गया, cos x हो गया, मतलब सेम उतार दिए हैं। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है, फिर इसका सेम उतार दिए हैं, फिर इसके बाद फिर इतना रूल को फिर x उतार को sin x लिख दिए हैं। फिर एक का डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पर भी चैन रूल लग रहा है। ठीक, अभी देखो यहाँ पर मतलब सब्स्टिट्यूशन कराया, इसको इंटू करेंगे तो 6x होगा। ठीक, यहाँ पर 6 आंसर आएगा। देखो ये देखो 6x, अगर इसको हम पावर में करते तो 3 दूनी से 6x होता। मैंने पहले एक का डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरे का, चैन रूल इसमें भी लग रहा है। ठीक, अब आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं। अब ये देखो नीचे सॉल्व, अब देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है? मिनिमम मतलब dy इक्वल टू dx 0 होता है, और मैक्सिमम मतलब dy इक्वल टू dx 0 होता है। तो इसमें फ़र्क क्या है? मतलब जिस आप दोनों भी कह रहे हैं dy अपॉन dx 0 होता है, इसमें भी कह रहे हैं dy अपॉन dx 0 होता है। तो यहाँ से पहचानते हैं ये d डबल स्क्वायर है, तो y मतलब dx स्क्वायर है, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जब डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, जीरो अगर 0 से कम आए, अगर 0 से इसमें मिनिमम देखो कम होता है, मिनिमम मतलब कम होता है, लेकिन यहाँ पर 0 से ज़्यादा आए डबल डिफरेंशिएशन करने में तो उसको मिनिमम कहेंगे। और अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पर अगर 0 से कम आए, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 आए, तो उसको हम मैक्सिमम कहेंगे। अब आते हैं सवाल देखते हैं, सवाल से हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। ठीक, ये देखिए ग्राफ है, देखो ज़्यादा लाइन वाला, देखो ऊपर ज़्यादा लाइन ये मैक्सिमम हम कहते हैं, और जो ग्राफ के नीचे वाले को मिनिमम कहते हैं। ठीक, एकदम पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ मिनिमम है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। ठीक, अब आते हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू f(x² - 2x + 1), मतलब ये देखते हैं क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन दिया हम पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जो हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर आगे हम 0 लगा देंगे। जब हम आगे 0 निकाल देंगे तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। जब हम x का वैल्यू निकाल देंगे तो 1/5 आएगा। तो हमें अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा मिनिमा है, तब भी मिनिमा तो कहा है, तब भी हमें पता लगाएंगे कि मैक्सिमा कि मिनिमा है। तो हम देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन, जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो पता चल जाएगा कि मैक्सिमा है मिनिमा है। कभी क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा कहता ही नहीं है, तो हमें निकालना पड़ता है। अब देखो मिनिमा हम निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसमें आया था 10, इसमें एक डिफरेंशिएशन हम किए थे तो इतना आया था। ठीक, एक डिफरेंस जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और x है x हो जाएगा, तो दूसरा डिफरेंशिएशन 10 आया। ठीक, जब 10 आया, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आया, तो ये हमारा जो हमारा x का वैल्यू आया है, ये हमारा मैक्सिमा नहीं मिनिमम है। ठीक, मिनिमा है, तो हम y मिनिमा, अब हम y मिनिमा का वैल्यू निकालेंगे। तो y मिनिमा का वैल्यू निकालेंगे तो जो ऊपर का इक्वेशन सेम था वहाँ पर x का पुट कर देंगे, हमें पता चलेगा ये x मिनिमा का वैल्यू है। ठीक, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन करने से पता चल गया। तब यहाँ पर जो इक्वेशन है, देखो ये y मिनिमम x की जगह 1/5 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 1/5, जो निकलेगा वो y मिनिमम का वैल्यू होगा। ठीक, ऐसे देखो इसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन। इसमें भी सेम इक्वेशन दिया है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन किए और डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया, यहाँ आगे इसके आगे इक्वल टू 0 लगाकर x का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर x - 3 x - 2 आ रहा है, तो x - 3 x - 2 आ रहा है, तो हम इसको
एक्स फैक्टर से करके, तो x.3 x.2 है। अब इसमें दिक्कत ये बात फंस रही है कि इसमें किसको मिनिमम माने किसको मैक्सिमम माने। तो हम इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये वाले इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा इतना आया, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद ये देखो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो डबल डिफरेंशिएशन किए, फिर इतना डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद ये क्वेश्चन आया। यहाँ पर हम x को 3 पुट करेंगे तो इसमें 6 आया। जब इसमें 3 पुट किए इसमें 6 आया, तो ये हो गया मिनिमा। तो हम x इक्वल टू 3 हम मिनिमम मानेंगे, और x यहाँ पर 2 जब पुट करेंगे तो -6 आ रहा है, तो x इक्वल टू 2 को हम मैक्सिमम मानेंगे अपन। और जब जो पूछेगा वही हम निकाल देंगे। जैसे मिनिमम मैक्सिमम पूछा है तो हम 2x का 2 वैल्यू पुट करेंगे, और ये देखो आगे मिनिमम पूछा था, आगे ये देखो मिनिमम पूछा है तो x के पावर 3 पुट करेंगे। देखो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर इसके बाद y अगर मैक्सिमम पूछा है तो पावर का 2 पुट करेंगे, x के पावर 2, तो ये आ जाएगा x के पावर 2 15 2 स्क्वायर प्लस 36 2 इंटू 10 16 माइनस 16 प्लस 70 प्लस 10 98 माइनस 16 तो 38 मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो अब ये क्वेश्चन कैसे बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन से मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन ऐसे बनता है। देखिए ये सीधे से क्वेश्चन दे दिया, स्टोन प्रोजेक्ट द एंगल हॉरिजॉन्टल एंड हाइट h है और टाइम t है, आर रिलेटिव h इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन दे दिया। ध्यान से देखो ये इक्वेशन दिया है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन दिया उसका डिफरेंशिएशन करके आगे 0 लगाकर x निकाल लेंगे। तो हम जब x यहाँ पर x नहीं दिया है, x की जगह t मान लो, क्योंकि फिजिक्स का क्वांटिटी चेंज किया है तो x 0 लिखकर हम t का 2 सेकंड हमारा मिलेगा। ठीक, अब हमें पता है क्वेश्चन ने मैक्सिमम कह दिया, तो इसलिए हम डबल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं क्लियर किया होता तो हम डबल डिफरेंशिएशन करके पता लगा लेते कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो हम सीधे फर्स्ट इक्वेशन में 2 पुट कर देंगे और सीधे 20 मीटर आंसर आएगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। कैलकुलेशन में जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है, तो इंटीग्रेशन ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट होता है। इंटीग्रेशन मतलब जैसे एरिया अंडर कर्व में ज़्यादा यूज होता है। और हम देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन उसे कहते हैं जैसे डिफरेंशिएशन का इन्वर्स कर दो, ये देखो इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का इन्वर्स करना ही इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक, तो ये देखो साइन, इसका याद करना पड़ेगा, साइन एक्स dx मतलब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी। वहाँ पर देखो कांस्टेंट को 0 कर देते हैं, यहाँ पर हम कांस्टेंट लगा रहे प्लस सी। ठीक, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, यहाँ से देखना साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर कॉस का था माइनस साइन एक्स हुआ था वहाँ पर डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स उल्टा हो रहा है। यहाँ कॉस एक्स का साइन एक्स एक्स स्क्वायर 10x। हमें 3 ज़्यादा यूज होता है नीट में, ज़्यादातर 3 पूछा जाता है, क्योंकि ये नीचे वाला ज़्यादातर हम देखे नहीं है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन लगाए, ये नीचे क्वेश्चन तो मिला ही नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो 3 है मेन, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 याद करके चलो, क्योंकि 3 याद रहेगा तो अच्छा बनेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये भी याद कर लो अगर इस वजह से मन। और यहाँ 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्स एन डी एक्स। यहाँ पर वहाँ पर n प्लस माइनस करते थे, n माइनस 1 करते थे, यहाँ पर n प्लस 1 कर रहे हैं, और नीचे भी n प्लस 1 कर रहे हैं, प्लस सी कॉन्स्टेंट करते हैं। ठीक, वहाँ पर n माइनस 1 करते थे, यहाँ पर n प्लस 1 और n माइनस 1 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। देखो सेकंड देखते हैं 1/x को, वहाँ पर log x को 1/x कर देते हैं, यहाँ पर 1/x को ln x कर रहे हैं या log x कर रहे हैं। e x यहाँ पर सेम ही रहेगा, प्लस कांस्टेंट लगा देंगे आगे। कांस्टेंट हर चीज में लग रहा है, देख रहे हो सब में। ये देखो सेक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया प्लस सी या e इक्वल टू x। यहाँ पर ध्यान से देखना a है, बगल x लगा है, x लगाए ना तो a आगे आ जाएगा। देखो e इक्वल टू ax प्लस a है, a नीचे आ जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से a नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, ये 10 इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। देखो e इक्वल टू ax मतलब e के पावर a कांस्टेंट में बगल x लगाए, तो जब x लगाया है तो a जो ऊपर वाला a है, क्योंकि x के बगल है तो वह a नीचे आ जाएगा। ध्यान से देखो a नीचे प्लस c आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो a यहाँ पर हो रहा है साइन ax प्लस b, यहाँ पर देखो ax लिखा है, साइन का ट्रिग्नोमेट्री करेंगे वो इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस x आएगा, प्लस ax लगा है यहाँ पर ax प्लस b, लेकिन यहाँ बगल x था, नीचे a आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। फिर यहाँ देखो क्वेश्चन 12 में आइडेंटिटी u प्लस b इक्वल टू dx है, यहाँ पर u अपन dx इंटीग्रेशन करेंगे u अपन b, मतलब एक अगर कोई u प्लस b और dx है तो एक एक का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, इसमें देख लेते हैं 30 नंबर, यहाँ अल्फा x है, यहाँ देख रहे हो अल्फा x है प्लस बीटा n है, तो n पावर है तो n प्लस 1 होगा। अल्फा x है तो अल्फा यहाँ पर बगल x है तो अल्फा नीचे आ गया, n प्लस 1 भी नीचे आ गया, क्योंकि हम यहाँ आगे देखे थे यहाँ x था नीचे a आ गया था, तो यहाँ पर भी बगल x है, यहाँ पर a नीचे आ गया, इसमें x था नहीं, सीधे ऊपर ले लिया क्योंकि नीचे x था ही नहीं, आया ही नहीं। ठीक, अब इंटीग्रेटर का कुछ सवाल देखते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे देखो एक्स स्क्वायर का वही मैं कहा था, ये देखो यहाँ पर x n प्लस 1 ये आइडेंटिटी होता है, जब आइडेंटिटी होता है यहाँ पर तो
2 + 1 3 हो गया, नीचे भी 3 आ गया, प्लस x प्लस c हो गया, कांस्टेंट आ गया। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पर 2 + 1 किया सेम, -1 आया, प्लस c मतलब कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट देखो लास्ट में हर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया जा रहा है और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को 0 कर दिया जा रहा था, ठीक। जैसे कांस्टेंट मतलब यही होता है, कांस्टेंट किसे कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सब कांस्टेंट गिनती है, ठीक। कांस्टेंट इसे ही कहते हैं जिसमें कोई वैल्यू ना लगा हो आगे पीछे, ठीक। यहाँ पर देखो 11 +1 लगा रहे हैं, +1 लगा प्लस ये भी हो गया। ये √x है, 1/x=1/2 है। पहले x √x को x 1/2 बनाएंगे, फिर इसके बाद वही 1/2 + 1 कर लेंगे, नीचे भी 1/2 कर लेंगे। ये देखो नीचे किया हूँ 1/2 + 1 1/2 + 1, तो ऐसे करके कर लेंगे। ये सब आसान है, ठीक। इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर देखो फिर यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर x² - sin x + 1/x = dx है, ठीक। यहाँ पर x³ + 3 हो गया, साइन का माइनस साइन है तो cos x हो गया, प्लस ln 1/x है तो ln x होगा, प्लस c हो गया, इसका भी निकाल लिया, ठीक। यहाँ पर देखो पावर था तो n + 1 हो गया, नीचे 3 आ गया, साइन माइनस साइन था cos x कर दिया। साइन का जानते ही माइनस cos x होता है, लेकिन यहाँ माइनस था इसलिए प्लस cos x हो गया, प्लस 1/x का ln x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखते हैं 3x² 4³ + 5, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर n + 1 वाला रूल लगेगा, यहाँ पर नीचे n + 1, यहाँ पर n + 1 5, फिर x हो गया, 5 के बगल x लगा दिए क्योंकि खाली नहीं रहना चाहता, फिर c लगा दिया, c मतलब कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बना देते क्योंकि 5 वहाँ डिफरेंशिएशन में अगर 5 था वहाँ 0 हो जाता है, यहाँ पर बगल x लगा दे रहे हैं कि उसको प्लस c कर दें, ठीक। देखो 1/x, फिर इसको अंडर रूट को 1 -1/2 हो जाएगा, फिर -1/2 + 1 -1/2 + 1, देखो माइनस माइनस कट गया, 2 अंडर रूट x हो गया। 9th वाला सॉल्व अंडर रूट sin 5/5x + cos 3x = dx हो गया। यहाँ देखो sin 5x, तो साइन का क्या हो जाएगा हमें पता है, बगल देख रहे हो x है तो नीचे 5 आ गया, इसमें देख रहे हो x है नीचे 3 आ गया, और ये cos 3x है, cos का कितना होगा, cos का sin x होगा, और sin का माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये देखो साइन का इंटीग्रेशन बताया था माइनस cos x होता है, तो यहाँ पर sin x का माइनस cos हो गया, मगर 5 तो 5x लिख के नीचे 5 उतार दिए, नीचे 3 होता है, प्लस c कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक। देखते हैं जैसे सॉल्व, इसमें देखो ये वाला इंटीग्रेशन देखते हैं, जैसे सॉल्व x पावर e ex + c और अपन dx, इसका इंटीग्रेशन करना x के पावर e हो गया, यहाँ पर e + 1 कर लेंगे, नीचे en + 1, ex का चेंज होता ही नहीं है, ना इंटीग्रेशन में चेंज होता है ना डिफरेंशिएशन में चेंज होता है, और प्लस e के पावर का e ये कांस्टेंट है तो अब बगल x लगा लेंगे, फिर उसके बाद प्लस c लिख लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर cos को जानते ही हो sin x होता है इंटीग्रेशन, 3x + 4, 3x बगल x है, बगल x है तो 3 नीचे उतार देंगे, वहाँ पर आइडेंटिटी हम देखे थे इंटीग्रेशन का, अगर बगल x है तो 3 है तो 3 को हम नीचे उतार देंगे, ठीक। इसका भी देखो ax + b वाला टाइप वाला यूज होगा आइडेंटिटी, ठीक। सॉल्व 1 + 40 - 1 dt, तो इसका हम जानते ही हैं ln, अगर ln लिख देंगे तो 40 - 1 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जानते ही हो जैसे 1/x को ln x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा हो रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन में था ln x 1/x होता था, इसमें 1/x को ln x हो रहा है, ठीक। तो log x ln x, यहाँ देखो ये सवाल पूछा गया था उसमें, मतलब किसी पेपर में आया था, जैसे कोई पूछ लेता है ABCDE का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ABCD का इंटीग्रेशन मतलब ध्यान से देखना, यहाँ पर D को हटा देना, मतलब D को इंटीग्रेशन और सेम बोल देना, ABCD का इंटीग्रेशन ABC, कोई भी पूछ सकता है कॉमन में, D को हटा दो सीधे, D मतलब डिफरेंशिएशन को हटा ही दो, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लाल डॉट लगा देता है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर नीचे आ रहा है एरिया ऑफ अंडर कर्व, ये अच्छा पॉइंट है, जैसे हर स्लोप में मिलता है एरिया ऑफ अंडर कर्व, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट मिलता है, जैसे फोर्स सिंपल सॉल्व में एरिया ऑफ अंडर कर्व आता है, बहुत हर चीज़ में देखो, ये देखो एरिया अंडर कर्व y = f ब्रैकेट अपॉन x हो गया। यहाँ पर देखो इसका हम छोटा वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रेशन मतलब हम किसी चीज़ का छोटा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। देखो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसमें क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसमें देखो ये 16 ऊपर दिया है, पावर 2 दिया है, dy, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से सुनो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ln x, इसका इंटीग्रेशन हो गया ln x, जो पावर ऊपर 16 था अपॉन 2 था, तो इसमें एक वैल्यू पुट करेंगे, इसमें x की जगह 16 यहाँ पुट कर दिए, यहाँ पर 2 पुट कर दिए, यहाँ पर हम 2 माइनस करेंगे, 16 ये ln 16 - ln 2 कितना होता है, यहाँ पर हम ये वाला हम इसको डिवाइड कर देंगे, ln 16 - ln 2 जब डिवाइड होता है तो यही आइडेंटिटी बनता है, डिवाइड को माइनस करते हैं, तो ये देखो 16/2 2 से हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ ln 8 आ गया, तो ln 8 आ गया, यहाँ हम 2 के पावर 3 लिखेंगे, जब ये उसमें रहता है, ये लॉग में है, 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ गया और ln 2 पीछे चला गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ln 3
इंटू ln2 का वैल्यू 0.3 होता है, यहाँ पर 0.9 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन के ऊपर पावर यहाँ पर दिया था 2 1, यहाँ पर एक्स जगह 2 पुट कर दिया एक जगह पर, ये देखो एक्स, और यहाँ पर 1 पुट कर दिया, इसको माइनस करके जो आ गया आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पर देखो π/3 जीरो का वो पावर दिया है इंटीग्रेशन में, ध्यान से देखो पावर साइन एक्स अपॉन डी एक्स दिया है, यहाँ पर देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया माइनस कॉस एक्स हो गया, फिर π/3 एक्स की जगह π/3 एक बार पुट कर दिया, फिर एक बार एक्स की जगह 0 पुट करके सॉल्व करके -1/2 आंसर आ गया। ठीक, फिर देखते हैं फोर्थ वाला, यहाँ पर देखो ऊपर इनफाइनाइट है, नीचे 0 है, इंटीग्रेशन मतलब पावर है, देखो x का पावर 1 - 2 का इंटीग्रेशन किया, इसके बाद पावर पुट कर दिया x के जगह पर, ये देखो x के जगह पर पहले इनफाइनाइट पुट किया तो 2/√x आया, इसके बाद 0 पुट किया, यहाँ पर जब 0 पुट किया तो 1 आया, तो 2 को कॉमन ले लिया, इनफाइनाइट माइनस √0 का इनफाइनाइट आंसर आ गया। ठीक, ये देखो GMM x² π/ds, इसका इंटीग्रेशन का इनफाइनाइट, ये हमारा कांस्टेंट, इसलिए हम आगे इसको निकाल लिए। ठीक, 1/x, x होता है 1/x को एक बार इनफाइनाइट पुट किया, और एक बार ये देखो नीचे 1/x² को एक बार इनफाइनाइट किया, एक बार x 0 पुट किया, माइनस इनफाइनाइट आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ √1 पावर 1 है अपॉन 0 है 9x8 dx √π/2 और 0 cos x dx हो गया। यहाँ पर ये देखते हैं, जैसे यहाँ का पहला इसका इंटीग्रेशन किया, इसके बाद इसका cos x का sin x को कैसे इंटीग्रेशन, तो इसमें जो वैल्यू था उसको पुट करेंगे x के जगह पर, देखो यहाँ पर 1 पुट करके इतना आ गया, इसके बाद यहाँ π/2 को पुट करके 1 - 1 = 2 आ गया। अब आते हैं ग्राफ में। ठीक, ग्राफ में आते हैं, जैसे ग्राफ ये ग्राफ कैसे में यूज होता है, देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ हमेशा ध्यान से देखना यहाँ से यूज होता है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ आ गया तो पहचानेंगे साइन एक्स हमेशा यहाँ से ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, और कॉस एक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कॉस एक्स यहाँ से देखो यहाँ वाई के ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। एक बार ध्यान देखना, जो देखो साइन एन लैम्डा कहते हैं, एन इंटीजर मतलब 0 आता है, देखो एन इंटीजर 1 लिया, देखो यहाँ पर 0 आया, और 2 लिया, 3 लिया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 आया, 1 2 0 आया, फिर यहाँ 3 π/2, यहाँ देखो ऑड की जगह अगर साइन ऑड π/2 लोगे तो +-1 आएगा, देखो यहाँ 3 लिए प्लस यहाँ -3/π/2 आ गया। कॉस में देखते हैं, अगर इवन कॉस इवन पाई होगा +1 आएगा, और कॉस ऑड पाई होगा -1 आएगा, कॉस एन पाई होगा तो +- होगा, अगर कॉस ऑड π/2 होगा 0 आएगा। देखो ये देखो कॉस ऑड था, यहाँ पर कॉस ऑड 3 आया था, यहाँ पर 0 आया, देखो ये वाला देखो कॉस ऑड था π/2 तो 0 आया, देखो यहाँ ऑरिजिन पे यहाँ ये 0 आया। ठीक, इसको देखते हैं, अब देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक, 9th पार्ट, यहाँ पर ये वाला पार्ट COM में यूज होता है, y एवरेज = ABG = B, यहाँ पर पहले ऊपर वाला इंटीग्रेशन करेंगे फिर नीचे वाला इंटीग्रेशन करके यूज होता है। देखो फॉर्मूला ही बनता है, B का BT एवरेज आता है, इसी में भी यूज होता है √B/dt अपॉन 1/d/dt, तो डेल्टा x को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डेल्टा t को टाइम बोलते हैं। ये देखो सवाल ऐसे आता है, ऐसे यूज होता है, ऐसे डायरेक्ट सवाल आता है। जैसे कुछ टीचर होते हैं, जैसे अल्टरनेटिव करंट में डायरेक्ट ही ये वैल्यू को याद करा देते हैं, इसको ये ऐसे आएगा साइन स्क्वायर बाई इसका वैल्यू याद करा देते हैं डायरेक्ट। अल्टरनेटिव करंट में कुछ होता है, वैल्यू याद करने से सारा सवाल बन जाता है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं, देखो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इन एन इंटर वैल्यू 0 - 1 0 - 2π, यहाँ पर साइन स्क्वायर का लिख दिया 2π/0, इसका ऊपर इंटीग्रेशन किए, फिर इसके बाद नीचे इंटीग्रेशन किए, फिर इसके बाद देखो यहाँ इंटीग्रेशन हुआ, नीचे 2π इंटीग्रेशन किया, यहाँ का इंटीग्रेशन होते हुए यहाँ का इंटीग्रेशन यहाँ पर कट गया, ये 2 कट गया, पाई हो गया, फिर साइन स्क्वायर 2θ हो गया, और उसके बाद 4 आ गया, यहाँ से यहाँ पाई कट गया, 2 आया तो 1/2 आया, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 1/2 आंसर आया। ठीक, यहाँ पर 1/2 आया, ये यूज हो जाता है, जैसे सीओम दिखाते, इतना हार्ड नहीं आएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन रहेगा तो 1-2 स्टेप पहले ऊपर वाला किया जाएगा इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट सीखो, पहले ऊपर वाला इंटीग्रेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद नीचे वाला इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं ग्राफ में, जैसे हाइपरबोला पैराबोला ये सब आता है, इसको देखते हैं कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ देखो रेक्टेंगल हाइपरबोला का पहले इक्वेशन देखते हैं, अगर y प्रोपोर्शनल 1/x पावर 1 होगा, मतलब n होगा, तो ये देखो ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे रेक्टेंगल हाइपरबोला को ऐसे कहते हैं, और ये इक्वेशन है, अगर ये रहेगा तो जान जाना जैसे हो गया y = पावर 1/x पावर 1 हो गया, तो ये रेक्टेंगल हाइपरबोला। पैराबोला को देख लो, पैराबोला ये देखो, अगर y = x² होगा, x² तो कटोरा की तरह
ग्राफ बनेगा, देखो कटोरा की तरह। और अगर y की तरफ स्क्वायर हो गया, ये वाला ग्राफ सब लोग कंफ्यूज करते हैं, ये वाला कंफ्यूज होते हैं कि यही याद रहता है, ये वाला याद नहीं रहता। अगर y का स्क्वायर और wx हो गया, y की तरफ स्क्वायर होगा तो ये s तरफ का मतलब ग्राफ बनेगा। s मतलब से ऐसे गेंद जैसे होता नहीं है, यहाँ से कैच लगा हो तो ऐसे जाता है, किसी चीज़ फेंक हो तो ऐसे वाला ग्राफ बनेगा। इस तरफ मतलब सी टाइप का ग्राफ बनेगा। इसको लिख देते हैं, सी टाइप का ग्राफ बनेगा। और ये कटोरा टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक। सर्किल देख रहे, सर्किल अगर ये इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर इक्वल टू ए स्क्वायर, सीधा वो इक्वेशन सर्किल का है, वो सर्किल का ग्राफ है। अब आते हैं इलिप्स। इलिप्स में अगर ये इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस नीचे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ऐसे जब में मिलता है, ठीक, तो उसको हम इलिप्स का ग्राफ बोलेंगे। और इस इलिप्स का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई ए इंटू बी होता है। अब ए हम जान लेंगे, ए ये देखो, ए ये है और बी ये है, इस को बी बोलते हैं, ये एरिया होता है इलिप्स का एरिया, याद रखो। अब आते हैं चैप्टर टॉपिक 10 पे। अब टॉपिक 10 पे लास्ट टॉपिक में आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये देखो, अर्थमेटिक में से ये देखो ए प्लस टी ए प्लस 2 हो गया फर्स्ट टर्म, इसको हम ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक। लास्ट टर्म को ये देखो, ये हम लास्ट टर्म को बोलते हैं, जैसे कोई लास्ट डिजिट लिखा है तो उसको लास्ट टर्म बोलते हैं। और डी को कॉमन डिफरेंस, मतलब जैसे दोनों में से घटाओगे जो निकलेगा उसको कॉमन डिफरेंस उसको डी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, सम इक्वल टू n/2 अपॉन 2a प्लस n-1 अपॉन डी। इसका फॉर्मूला ये याद रखो, ये याद रखो। अब यहाँ पर पूछोगे कि n कैसे निकलेगा, तो n का फॉर्मूला ये, सम ऑफ n टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस नहीं, n का फार्मूला ये है, ये तो सेम ही फार्मूला है। ये देखो, ये जो इतना था n/2 और ये हमारा फर्स्ट टर्म और प्लस n टर्म मिलकर ये फार्मूला बना है, ठीक। अब nth हम निकालेंगे क्योंकि nth निकालना जरूरी है, तभी इस फार्मूला पुट हो पाएगा। तो हम n टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 अपॉन डी लिखेंगे। देखो यहाँ n टर्म n का फार्मूला निकालना जान जाओ, अगर n निकालोगे तो यहाँ पुट कर लोगे, तो इसका ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए को पता है कि आगे वाला चीज़ को a बोल देंगे, n-1 nth टर्म क्वेश्चन में गिवन होगा, n-1 n उसमें से n निकाल लेंगे। और d कॉमन डिफरेंशिएशन है, जैसे ये अगर ये इसमें जैसे 1 2 3 4 ऐसे मिल गया और आगे n है तो सीधा हम इसको n लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर सीधा हमें n मिल जाएगा, ये n होता है। अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो सीधा हमारा ये n जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर रहेगा उसको n मान लेंगे, ठीक। और जो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये भी हम साफ साफ n मान लेंगे। ध्यान देगा ना, इसमें n निकालने की जरूरत नहीं है, और जब n निकालने की जरूरत है तो ये फार्मूला लगा लेंगे, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सम ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 + 8 + 12 + 64। ये देखो 4 हमारा फर्स्ट टर्म है और 64 लास्ट टर्म है, तो हम n निकालते हैं। n का फार्मूला देखो, ये वाला पुट किए हैं, ये वाला पुट किए हैं। तो हमारा देखो लास्ट टर्म था 64 ऑन a का 4 था प्लस n-1, ये हमारा 4d है। यहाँ जब हमारा 4d हो गया तो इसको काट कर तो हमारा 16 है, ठीक। तो 16 है, तो 16 को यहाँ पुट करके यहाँ पर इसका 5 सम ऑफ Sn टर्म निकाल लेंगे, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा 544। अब फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, ये 20 टर्म कह दिया तो ये मतलब ये n गिवन है, शायद 20 टर्म मतलब ये n गिवन है, ठीक। तो वहाँ n टर्म था तो n टर्म मतलब n का पावर 20 हो गया। यहाँ पर सीधे n गिवन है, तो n गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, तो हम Sn का फार्मूला सम ऑफ Sn का फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पर n का पावर 20 है तो 20 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर यहाँ देखो 2 × 20 + 9 × 90 करके 3710 आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं जीपी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीपी फिजिक्स में यूज होता है, फिजिक्स में अर्थमेटिक तो कम यूज होता है, फिजिक्स में जीपी यूज होता है। ये देखो स्पेशली फार्मूला ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसमें कितना इंपॉर्टेंट टिक लगा है। इसमें देखो ai² n-1, ये फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म जो आगे वाले को a कहते हैं और लास्ट टर्म को ये कहते हैं। और ये देखो सम ऑफ n टर्म है, ये हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट, इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट टर्म। क्योंकि कोई भी सवाल फिजिक्स में जब इनफाइनाइट टर्म मिलता है, इनफाइनाइट जैसे सवाल आता नहीं है तो इनफाइनाइट, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं अक्सर, सर कोई भी सर यही फार्मूला लगाते हैं, जैसे इनफाइनाइट जब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एस इनफाइनाइट a अपॉन 1 - r। अब सर अब ये बताओ भाई ये r क्या है, तो r हमें निकालने के लिए, जैसे r हमें फ्रैक्शन में लेना है और जो स्मॉल हो उसको डिजिट को लिखना है, ठीक। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन लगता है, देखो k² 1/, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा 9², फिर आके इनफाइनाइट लिख देंगे। अब सब लोग कंफ्यूज होते हैं, इस सवाल इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें यही जीपी का फार्मूला लगेगा, मतलब जियोमेट्रिक
प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। AP अपन 1/1 प्लस 1/9 1/81 देखो लिख के इनफाइनाइट लिख दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम पहले R निकाल लेंगे। R हम कहे थे फ्रैक्शन में लिखना है, और जो स्मॉल हो ये देखो R इक्वल टू फ्रैक्शन में लिखे, पहले 1 आगे ऊपर लिख दिया, और फ्रैक्शन में क्या था 1/9। देखो ये फ्रैक्शन में 1/9, ये देखो स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो 1/9 हम इसको स्मॉल लिख दिए, ठीक। अब कहोगे 1/1, तो हम फर्स्ट टर्म को नहीं लेंगे ना, ये 1/1 तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसलिए हम 1/9 को लिए, क्योंकि 1/9 स्मॉल टर्म है, ठीक। तो KQ अपन 1/1 माइनस 1/9 लिख के देखो, ये ऊपर 9 ऊपर चला गया, 9 KQ अपन 8 आंसर हो गया, आंसर 3 हो गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं क्वेश्चन, एक ग्रेविटेशन में आता है, अगर आगे इनफाइनाइट मिल गया तो सेम क्वेश्चन आता है। ये देखो Gm/m r², ये कांस्टेंट हो गया इसलिए बाहर निकाल लिए, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लिए। फिर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/। अब यहाँ देखेंगे जैसे n हमें वहाँ n टर्म 20 था, तो n इक्वल टू 20 हो गया, a फर्स्ट टर्म हमारा 100 हो गया, और d हमारा 109 हो गया। और यहाँ पर SNth सम ऑफ द SNth का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर लगा देंगे 3710, आंसर आ जाएगा। अब GP हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटेशनल में जैसे अगर इनफाइनाइट आ गया तो इस सवाल में ये वाला ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है। देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r होता है, ठीक। S इनफाइनाइट इक्वल टू a इक्वल टू 1 माइनस r होता है, ठीक। देखो ये देखो, इसलिए इंपॉर्टेंट फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन चैप्टर में यूज होता है, इसलिए मैंने लिखा है। अब इस सवाल देखते हैं, सवाल कैसे बनता है। सवाल ऐसे देखो, KQ अपॉन 1² 3² 9², यहाँ पर आगे ध्यान से देखेंगे इनफाइनाइट टर्म मिल जाएगा, ठीक। आगे इनफाइनाइट टर्म मिल जाएगा, तो देखो 3/KQ ये कांस्टेंट है, इसलिए हम आगे इसको रख लिए। 1/9 ये हमारा r है, तो 1 माइनस 1/r को 1/9 करके ये 9KQ हो गया 8 अपॉन आंसर आ गया, ठीक। 9 KQ अपॉन 8 आंसर आ गया, ठीक। r हमारा 1/9 था। अब कहोगे भैया r कैसे निकालते हैं। r हमेशा देखो प्लस के, जैसे फर्स्ट टर्म छोड़ के जो बगल वाला मिले उसको हम प्लस लगा रहे हैं, उसको हम r कहते हैं, ठीक। तो देखो इसमें भी देख लो, इसमें इस सवाल में देख लो, इस सवाल में देखो फाइंड द Gmm कांस्टेंट है, देखो आगे इनफाइनाइट है, तो G कैपिटल M और अंडर रूट ये देखो अपान r² को कांस्टेंट करके निकाल के, ये फर्स्ट टर्म है इसको छोड़ दिए, फिर उसके बाद जो बगल हुआ 1/2 इसको हम r मान लिए, ठीक। 1/1 माइनस 1/2 को निकाल के 2/Gmm r² हो गया, ठीक। ऐसा हो गया। अब इसमें ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में एक खासियत है, इसमें देखो माइनस भी है, प्लस भी है और फाइनाइट भी है। तो इसमें हम प्लस को एक तरफ लेकर आएंगे और माइनस को हम एक तरफ लेके जाएंगे, ठीक। तो देखो अब आर देख लेते हैं। देखो मैंने कहा था अगर प्लस के आगे जो 1/4 है ये आर है, देखो 1/4 देखो प्लस ये फर्स्ट टर्म था, प्लस आया फिर 1/4, तो हमारा ये 1/r हमारा 1/4 हमारा r मिल गया। तो पहले हम माइनस पहले वाला 1 माइनस 1/4 निकालेंगे, पहले प्लस वाला निकाल लें, फिर उसके बाद इसको माइनस लिख देंगे, ये देखो माइनस था, फिर इसके बाद हम इसको 1/2 1 माइनस 4 ये वाला लगा लेंगे, ठीक। ये वाला लगा लिए, ये वाला लगाने को 4/3 माइनस 4/2/3 इक्वल टू 8 माइनस 4.6 2/3 आंसर हमारा आ गया, ठीक। अब इसमें देखते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड 315 pm हो रहा है। इसमें हम देखते हैं आवर हैंड हमारा 30 डिग्री 60 मिनट, आवर हैंड 30 डिग्री क्योंकि 3 बज रहा है तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री 60 मिनट 1 मिनट इक्वल टू 30/60 1/2 हो गया। अब 15 मिनट हम छोड़ रहे थे जब 3 बजे में, जब 15 मिनट 15 इंटू 1/2 करेंगे 7.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं फॉर ए स्मॉल एंगल 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 60 अगर सेकंड निकालना है 60 मिनट को 60 कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60 होता है, 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60 होता है। अब हमारा इंपॉर्टेंट जैसे बहुत जगह एरिया मिलता है, एरिया ऑफ फार्मूला बेसिक बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है, एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है, एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है। अब कहोगे सर सर्किल स्फीयर में क्या डिफरेंस है। सर्किल हमेशा इसे देखो सर्किल एक गोल सा होता है, ठीक। और स्फीयर हम देखते हैं जैसे फुटबॉल मतलब जैसे 3D स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे गोल नहीं होता। सर्किल से एक लाइन खींच दो तो सर्किल हो गया, जैसे गोल सर्किल टाइप का। और फुटबॉल में से एक बिलिप्स का बना दो तो फुटबॉल हो गया, ठीक। जैसे फुटबॉल देखते हैं ऐसे वो 3D बना दो तो इसका 4πr² अगर 4π एलिप्स का हम पीछे देखे थे πab हो गया, और एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का 1/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैरेलल साइड हो गया इंटू सम मतलब प्लस होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये देखो 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस भी हो गया। अब हम देखेंगे हाइट, इसको ले लेंगे हाइट, ये देखो ऐसे ही रहता है, और ए हम यहाँ से यहाँ लेंगे ए और बी, इसको हम सम कर देंगे 1/2 इंटू हाइट अपॉन ए प्लस बी हो गया। एरिया ऑफ इलिप्स हो गया था, चलिए नीचे यहाँ काट दिए। एरिया ऑफ क्यूब देखते
देखते हैं, वहाँ पर एरिया स्क्वायर था तो साइड स्क्वायर होगा तो एरिया क्यूब का 6 साइड स्क्वायर, यहाँ आगे 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देख लेते हैं एरिया ऑफ कर्व ऑफ सरफेस सिलेंडर 2 पाई RL हो जाएगा। एरिया ऑफ होल सरफेस सिलेंडर मतलब होल सरफेस, यहाँ पर कर्व सरफेस और 2 पाई R हो गया। यहाँ L की जगह एक R और आ गया, प्लस L लिख दिए। फिर वॉल्यूम ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर L हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। जो रेड कलर का है ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे देखो, ये इसे देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया स्फीयर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रापेजॉइड ट्रायंगल, ये सब इंपॉर्टेंट है। एरिया एलिप्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी के साथ थैंक यू। इसी के साथ आज बेसिक मैथ हमने खत्म कर लिए हैं। कल हम शायद वेक्टर चैप्टर लेकर आएंगे। तो नीट एक्स्ट्रा एक्स चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसी के लिए साथ धन्यवाद, थैंक यू।